हर साल के नवंबर महीने में धुआं धुआं शहर, ग्रेटा थनबर्ग की दुनिया से शिकायतें और हर साल होने वाली COP अभी भी हो रही है। 200 देश बैठते हैं सिर जोड़कर कुछ कुछ बातें करते हैं, तो ये खबरें आप तक पहुंचती होंगी, हम तक भी पहुंचती हैं और शायद तब 2 मिनट के लिए आपको महसूस होता हो कि दुनिया में एक प्रॉब्लम है और इसे क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है। फिर हम भूल जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, सब व्यस्त हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज कहना, सुनना, पढ़ना जितना आसान है, क्योंकि खबरें बहुत हैं, बताने वाले भी बहुत आ चुके हैं, उतना उसे समझना भी मुश्किल है और उसे रोकना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है रुकेगा भी नहीं, और यदि अब ना रोका, कुछ का ये भी कहना है 15-20 सालों में, तो फिर आप रोकते रहिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आज पढ़ाकू नितिन में जो बात होनी है, जो केवल क्लाइमेट चेंज पर नहीं होनी है, उसमें वो आ जाए तो बात अलग है, बहुत लंबी चौड़ी विस्तार में बात होनी है। एक्चुअली ये जो कहानी है ये हमारी आपकी कहानी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, जब हम बात करते हैं जलवायु की, जब हम बात करते हैं मौसम की, वो हमारी आपकी बात है। हम यहाँ रहते हैं, ये हमारी वजह से है जो ख़राब हो रहा है, वरना तो हमेशा से था, हम ही बाद में आए। हमें चिंता करनी है अपनी, हम कैसे बचेंगे, कैसे बचे रह सकेंगे। तो आज इतनी बातें हैं कि कोई एक सिरा पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोपान जोशी जी को दावत दी। सोपान जोशी पत्रकार तो हैं ही, ये तो एक परिचय है उनका, बहुत सारे और भी परिचय हैं। एक बहुत सुंदर किताब है जल थल मल, और ये जो किताब है राजकमल से आई थी, राजकमल प्रकाशन से, आए हुए कई साल हो गए हैं। ये बहुत सुंदर किताब है। कंटेंट की तो बात अलग है ही, जो कुछ है देखने में, पढ़ने में, महसूस करने में, छूने में भी किताब लाजवाब है। और ये वो किताब है जिसने सोपान जोशी को सार्वजनिक मंचों पर बोलने के लिए मजबूर भी कर दिया, वरना तो उनके ही शब्दों में वो अपने कुएं के मेंढक हैं, वहीं रहते हैं अक्सर। आज उस कुएं से इन्हें बाहर निकाला गया है और आग्रह के साथ बुलाया गया है, और काफ़ी सारा समय हमने आपके लिए इनसे मांगा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सोपान जी। नितिन, बहुत अच्छा लगा आके, और मैं कुएं का मेंढक सही, लेकिन पढ़ाकू नितिन को मैं भी जानता हूँ। तो कुएं तक बात जा पहुंची है, लेकिन कुएं का मेंढक होना हमेशा तो अच्छा होता नहीं सोपान जी। कुछ एक मामलों में तो हम हैं और होना नहीं चाहिए। बट अभी ना यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, मुझे आपसे पूछना है, आपको मैंने बहुत जगह सुना, किताब में भी पढ़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी नज़र में कौन है? मुझे तो इसका जवाब चाहिए। दुनिया का कोई दुश्मन नहीं है। ये हमको देखिए, आप इसको अगर भौतिकी से देखेंगे तो कणों से दुनिया बनी है, और कणों में ही विरोधाभास होता है। अगर आप इसको जीव शास्त्र से देखेंगे तो कोशिकाओं को देखेंगे, सेलुलर बायोलॉजी वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ भी आपको पता लगेगा कि विरोधाभास हमेशा रहता है। ये दुनिया किसी फुट्टे से नाप के नहीं बनी है, वो बहुत जटिल रचनाओं, ब्रह्मांडों का बहुत बड़ा मेला है। तो उसमें कुछ चीज़ें साथ चलती हैं, फिर वही चीज़ें एक दूसरे के आड़े भी आ जाती हैं, और ये साथ साथ चलता है, और ये संसार की लीला है। तो इसको आप काव्य से समझ सकते हैं, इसको आप भौतिकी से समझ सकते हैं, इसको आप जीवशास्त्र से समझते हैं, लेकिन दुश्मनी ऐसी कोई होती नहीं है। जो कोई दुश्मनी का विचार गहरा बैठ लेता है अपने मन में, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। और अपने आप से शत्रुता करने का क्या लाभ? ये मानना कि कोई अपना दुश्मन है, ये हारने वाले का विचार है। लेकिन अगर हम लोग इस दुनिया के दुश्मन नहीं हैं, तो ये जो दुनिया थोड़ी सी बिगड़ी तो है, वो किसने बिगाड़ी? क्योंकि आपकी जब किताब पढ़ता हूँ जल थल मल, इसे पढ़ के तो गिल्ट होता है कि हमने क्या कर दिया। हाँ, सही है, लेकिन ये करने वाले हम पहले प्राणी नहीं हैं। जैसा इस किताब में वर्णन मिल जाएगा, हमसे कहीं ज़्यादा सफल प्राणी इस ग्रह के इतिहास में हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी सफलता के कारण अपना नाश किया है। तो ये इकोलॉजी में
यानी जीव विज्ञान में ये माना जाता है कि विफलता का एक बड़ा कारण अत्यधिक सफलता होती है। और ये इसके उदाहरण चारों तरफ हैं। ये बात अलग है कि हम देखते नहीं हैं, क्योंकि हमें अपनी नारेबाजी और अपनी कथाएं बहुत प्यारी होती हैं, तो उनको हम ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे हमारा कोई एक बायोस्कोप है, और उस बायोस्कोप को ही हम संसार मानने लगते हैं। कुएं के मेंढक की बात अगर पहले हुई, तो हम सभी कुएं के मेंढक हैं, और जो हमारे आसपास कुएं में दिखता है वो हमारा संसार होता है। और हमारे लिए ब्रह्मांड वो होता है जो हमारे कुएं के ऊपर दिखता है। हम उसको अपना संपूर्ण आकाश मान लेते हैं। ऐसा है नहीं, हमको दुनिया का एक हिस्सा दिखता है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और उस दुनिया में हर किसी की सफलता की सीमा है। अब दिक्कत ये है कि हम जो अपने आप को धोखे देते हैं, उसमें हमने अपने आप को ये कह के पटा लिया है कि हम असीम विकास कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और ये कुछ एक तरह से इश्तिहारी मामला होता है, जिसमें कर लो दुनिया मुट्ठी में टाइप बात होती है। दुनिया ऐसी नहीं है कि किसी की मुट्ठी में समा जाए, ना किसी की मुट्ठी ऐसी है। तो ये मुट्ठी और दुनिया का जो हमने अपना कथा लोग बना लिया है, उसमें जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ को समझना ज़रा टेढ़ा मामला है। उसके लिए हमें सत्य के प्रति निष्ठा रखनी पड़ती है। सत्य जानने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम से ज़्यादा साहस रखना पड़ता है, क्योंकि सत्य हमारी सुविधा के हिसाब से सामने नहीं आता। हम सत्य से बने हैं, सृष्टि ने हमको बनाया है, हमने सृष्टि को नहीं बनाया। लेकिन हमारी बातचीत ऐसी होती है कि जिस किसी से देखो पर्यावरण बचाना है, वसुंधरा बचाना है, धरती बचाना है, वन्य प्राणी बचाने हैं, जंगल बचाने हैं, ये बचाना है, वो बचाना है। इतनी चीज़ें बचाने का बोझ कब तक लेके घूमते फिरते रहेंगे हम? खुद को बहुत अहम मान लिया हमने। हाँ, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हमारे आसपास ही है ना, हम ही बचाएं। हमारा कुआं जो है वही ब्रह्मांड है, और जो उसका आकाश दिख रहा है वो उसकी सीमा है। तो अब कोई पूछे किससे बचाना? हाँ, अपने आप से ही बचाना। बिल्कुल बिल्कुल, खुद से ही बचाना है हमें एकदम। ये और कोई मामला नहीं है। मतलब हमारे शत्रु अगर हैं तो हम ही हैं, और हमारी सफलता और विकास की भूख है। एक समय ऐसा कहा जाता था कि धर्म के अंधविश्वास होते हैं, या हमारे समय का सबसे बड़ा अंधविश्वास राजनीति और विकास है। और इसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है जो ये बताता है कि राजनीति के अंधविश्वास क्या हैं और विकास के अंधविश्वास क्या हैं। इसका आपको ना तो सामाजिक सहज जीवन में कोई आधार मिलेगा, और ना अच्छे शास्त्रीय ज्ञान की दुनिया में। ये इश्तिहारी दुनिया है। ये किताब सत्य की खोज है। हाँ, लेकिन देखिए, हम अपनी तरफ से परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सत्य ने जमानत नहीं ली हुई कि वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। सत्य पे कोई मजबूरी नहीं है कि वो हमारी सीमाओं के हिसाब से सामने आए। वो अपने आप, मतलब वो चीज़ें हमसे बहुत बड़ी हैं, आ गया तो आ गया। तो ये किताब, मेरा कोई किताब लिखने का कभी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन ये किताब लगभग 12-13 साल में इन विषयों पर लगातार लिखते रहने की वजह से, पढ़ते रहने की वजह से, और लिखने पढ़ने के लिए शोध करने की वजह से जो समझ में आ रहा था उसका नतीजा है। क्योंकि पत्रकारों को साधारणतया बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं, और उसमें ज़्यादातर काम की चीज़ें वो अपने लेखन में या जो भी उनका माध्यम है उसमें बता नहीं पाते। तो उस तरह से देखें तो ये किताब भी एक तरह से मल से निकली है, सामग्री के मल से निकली है, जो उस समय किसी कारण से उपयोग नहीं आ पाया, लेकिन उसकी उपयोगिता असली में जो छप गया उससे ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे जब वो इकट्ठा होता गया तो फिर बेचैनी होती है कि इसका क्या करें। तो फिर ये
विचार आया कि इसको एक किताब के रूप में डाल लेते हैं। मल पर बहुत जोर है इस किताब का, और आपको भी जहाँ जहाँ मैंने व्याख्यान देते सुना, आपने भी बहुत महत्ता बताई। आमतौर पर लोगों को मैंने देखा है, पाखाना, लेटरिन, टट्टी, मतलब एक टैबू है, लोग ना बात करते, और अगर किसी ठीक ठाक से महफिल में, ड्राइंग रूम में ये शब्द मुंह से निकल जाए तो लोग नाक मुंह सिकोड़ भी लेते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको कमाल की, वैसे तो मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, आज मैं खाना खाते हुए किताब पढ़ रहा था। मुझे मतलब कमाल, मुझे खुद बाद में लगा कि मुझे बिल्कुल कोई घिनने जैसा नहीं लगा। इसका आखिरी खंड देखोगे, इसमें हर चैप्टर का एक चित्र है। तो आखिरी खंड देखोगे, मल दर्शन, और उसका चित्र जो है, वाह, वो सुनने वालों को बता सकते हो। वाह 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 वाह। आखिरी अध्याय है इसका, मल दर्शन, और यहाँ जो चित्र बना है, अच्छा, इस किताब की खास बात यह है कि इस किताब में बहुत सुंदर चित्र हैं, और सोपान जी की भाषा में उनका ये कहना है कि किताब 300 में ₹1 कम की है, 299 रुपये की, तो 300 रुपये के केवल चित्र हैं, बाकी जो लिखा है सो मुफ्त है। तो ये जो चित्र है, यहाँ बनी है एक तश्तरी बहुत खूबसूरत सी, 2 कटोरी 1 लोटा, बिल्कुल उस अवस्था में कि अब इसमें अन्न पड़ने वाला है और कोई ग्रहण करेगा, और नाम है अध्याय का मल दर्शन। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है यार, ज़बरदस्त रिलेशन है। देखिए, जो लोग सहज अवस्था में रहते हैं उन्हें ये घृणा नहीं आती। जिस घृणा की बात अभी तुम कर रहे थे, उसके अलग अलग हिस्से हैं। तो उसका एक हिस्सा प्रकृति से आता है। प्रकृति ने हमारे मल में ऐसी गंध डाली है जो हमें अप्रिय है। उसमें सल्फर जैसी गंध होती है जो सड़ांध की है, और वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो सभी जगह संस्कृतियों में ये बात रही है कि मल त्याग करने बस्ती से थोड़ा दूर जाओ, क्योंकि उसकी गंध ही हमें पसंद नहीं। अब वो घृणा का रूप क्या है, इसका दूसरा चैप्टर घृणा के बारे में अलग अलग दृष्टि से देखता है। हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में जो नवरस बताए गए हैं, तो उनमें एक रस विभत्स है, विभत्स, और विभत्स को रस माना गया है। ये कौन सी संस्कृति है जो विभत्स को भी रस मानती है? हाँ, जैसे चारवाक भी ये वो संस्कृति है ऋषि हैं जो जीवन को उसके विविध रूप में समझना चाहती है, उसे स्वीकार करना चाहती है, उसके विरोधाभासों को आत्मसात करके उसमें अपना अर्थ अनर्थ सब देखती है। तो ये तो हमारी परंपरा में इसको कैसे देखा गया है उसकी बात है। जुगुप्सा उसका भाव कहा जाता है, विभत्स रस का, जुगुप्सा। लेकिन हमारे यहाँ ही ऐसा ये हुआ हो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में हुआ है। और कई विद्वानों ने इसे समझने की कोशिश की है कि हमें अपने मल से घृणा क्यों आती है, और अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है। जैसे मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि हमें अपने मल से जन्मजात घृणा नहीं होती। अच्छा। उनका कहना था कि नवजात शिशुओं में तो अपने मल के प्रति एक तरह का आकर्षण होता है, और उनको डांट के बड़े छी ये गंदा है वगैरह कर करके उनमें घृणा पैदा कंडीशनिंग जी, वरना बच्चा तो हाथ मार लेता कहीं पर। हाँ, पर इसमें आधुनिक जीव शास्त्र के जनक चार्ल्स डार्विन ने भी की भी इसमें बहुत रुचि थी कि घृणा कहाँ से आती है। तो उनका काम अगर हम देखें तो हम पाएंगे सब लोग अपनी अपनी तरफ से जिसको जहाँ से दिखाई दे रहा है वो घृणा को समझने की कोशिश कर रहा है। उसका एक हिस्सा प्राकृतिक है, लेकिन ये जो शब्दों में घृणा हमको मिलने लग जाती है, ये एक तरह से नागर संस्कृति और
दरबारी संस्कृति का असर है, क्योंकि गांव में लोगों को इससे इतनी दिक्कत नहीं होती। गांव में नहीं होती, सब जगह तो नहीं होती। हाँ। और मैंने तो ऐसे गांव देखे हैं जहां लोग शौचालय में जाना बहुत गंदा मानते हैं, घरों में होते भी नहीं, क्योंकि उन्हें दिशा मैदान में जाने की आदत रही है। आदत होती है। हाँ। मुझे अपने गांव का याद आ गया आपसे बात करते हुए कि जब हमारे यहाँ शुरू में ये तय किया कि भाई अब तो एक टॉयलेट बनाना पड़ेगा, तो पहले तो कमरे में अटैच नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि मकान में बनेगा तो बिल्कुल जो बाहर का गेट है, जो बीच के दलान से भी उस तरफ है, सड़क पर है, वहाँ बनाओ। तो वो असुविधा चलेगी कि इधर से लेकर वहाँ तक परेड करते हुए जाएंगे, और वो भी जब प्रेशर एकदम हाई होगा, लेकिन वहाँ बनेगा। और तीसरा ये कि हमारे घर के ज़्यादातर लोगों ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे अंत में, जितना मुझे अब याद आता है, मेरी दादी ने सबसे अंत में किया था। वो मानने को राज़ी नहीं कि मुझे इसमें जाना है, उन्हें उसमें जाने में दिक्कत थी, उन्हें उससे घृणा थी, क्योंकि उनकी तो आदत में था और उन्हें ये ज़्यादा साफ सुथरा लगता था कि भाई खुले में जाएंगे। लेकिन उसका खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है, खुले में जाने का खतरा है, खासकर वहाँ जहाँ जब आबादी घनी हो। तो ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ कई ऐसे रोग हैं जो हमारे ही मल से हमें लगते हैं। बिल्कुल। तो ये जो शुरू में बात हो रही थी कि विरोधाभास क्या है जीवन के, तो ये उनका एक हिस्सा है। क्योंकि होता ये है, जीवन का तरीका ये है कि हर प्राणी इसी सृष्टि से अपना अन्न पानी पाता है, और उसका एक हिस्सा वो अपने शरीर में इस्तेमाल कर सकता है, पूरा इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। नहीं करता। तो जो इस्तेमाल नहीं कर पाते वो मल में बाहर निकाल देते हैं, और सभी प्राणियों का अपना अपना मल होता है। अगर मल ना होता तो शायद जीवन भी ना होता, या कम से कम जो जीवन का विराट स्वरूप है वो नहीं होता। वो ना होता, क्योंकि हमारी हड्डी जिस कैल्शियम से बनी है वो एक तरह से मल को संजोने की कहानी है। हम जो सांस में, हर सांस में ऑक्सीजन अपने भीतर लेते हैं, वो भी प्राणियों, वो वनस्पति का मल है। वाह। तो पेड़ पौधों का मल ऑक्सीजन है। हर कोई अपना थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है जो उसको सृष्टि से मिलता है, और जो नहीं सदता उसे मल के रूप में निकाल देता है, और वो दूसरों के काम आता है। ऐसा कोई एक वनस्पति नहीं है जिसकी जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया नहीं हो जिनके मल से निकला हुआ अमल, ऑर्गेनिक एसिड, उस वनस्पति का जीवन ना चलाता हो। क्योंकि अगर वो अमल ना हो जड़ के पास, तो मिट्टी में जो उर्वर है वो इस रूप में नहीं आता कि पौधा उसको ऊपर खींच सके। ओहो। तो वहाँ पे बैक्टीरिया का, कई छोटे बड़े जीवों का मल जड़ों में चाहिए, उसके बिना वनस्पति का काम नहीं चलता। और हम भी कोई वनस्पति से बहुत अलग नहीं है। फर्क ये है कि हमने अपनी जड़ें अपने भीतर डाल दी हैं। तो हमारी जड़ें हमारी आंत हैं, और हमारी आंत में भी हमारे शरीर की तुलना में कहीं ज़्यादा बैक्टीरिया, शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे 2 से 3 गुना बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं, और उनके 3 खास ठिकाने हैं। ये 3 ठिकाने वो हैं जहाँ हम संसार के सबसे करीब आते हैं। तो एक तो है हमारा पाचन तंत्र, दूसरा है हमारा श्वास तंत्र, और तीसरी हमारी चमड़ी है, हमारी त्वचा। तो इन तीनों पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, और जो लोग स्वस्थ होते हैं उनकी त्वचा पे, उनके फेफड़ों में, गले में और उनकी आंतों में बढ़िया बैक्टीरिया होते हैं। इस किताब में एक शोध प्रबंध का वर्णन मिलेगा जिसमें लोगों ने ये मालूम करने की, वैज्ञानिकों ने मालूम करने की कोशिश की कि जिन लोगों को बार बार नज़ला ज़ुकाम होता है उनकी नाक में बैक्टीरिया कैसे रहते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जिनको बार बार नज़ला ज़ुकाम होता है उनकी नाक में बैक्टीरिया कम होते हैं, और खासकर दोस्ताना बैक्टीरिया कम होते हैं, जिनकी वजह से जो खुराफात करने वाले
तत्व हैं वो ज़्यादा हो जाता उनको है। जगह मिल जाती है। वरना जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं वो अगर ना हो तो हमारी चमड़ी सड़ जाए। वो एक तरह से इसकी सफाई करते हैं सारे समय, अभी भी कर रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया अपनी पॉडकास्ट नहीं सुन रहा, वो अपना काम कर रहा है। कितना कर्मठ है। हाँ, और वो इस चमड़ी की जो कोशिकाएं मर रही हैं उसको खा पी के चट कर रहा है। सफाई अगर वो ना कर रहा हो तो हमारी चमड़ी सड़ जाएगी। ये सफाई कर्मी कितना ज़रूरी होता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे उसको किसी संविधान के अंतर्गत कहा गया है कि तुम्हें EWS कोटा या ये कोटा या वो कोटा के अंतर्गत ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो अपना भोजन ढूंढ रहा है। और ये इन जीवों से हमारा संबंध लाखों करोड़ों साल पुराना है। इनके बिना हम नहीं हैं और हमारे बिना ये नहीं है। बस फर्क ये है कि क्योंकि वो हमें महीने के आखिर में बिल नहीं भेजते तो फॉर ग्रांटेड हो गए, तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये तो है ही नहीं और हमें दिखते नहीं है भी नहीं। हाँ। और दूसरा, फिल्मी सितारों को जो विज्ञापन आते हैं सफाई को लेके, वो हमको बताते नहीं है कि तुम्हारी चमड़ी पे बैक्टीरिया हैं जो तुम्हारी सफाई कर रहे हैं। क्योंकि वो इश्तेहारी दुनिया जरा अलग तरह से काम करती है। तो मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि पौधों के लिए खासकर आपने कहा भाई पेड़ तो बाद में बनेगा, मल ज़रूरी है। अब क्या है कि पहले तो लोग दिशा मैदान जाते ही थे, मजबूरी मर्जी जो भी रही हो, आविष्कार भी नहीं हुआ था टॉयलेट्स का। अब कहानी ये है कि तब तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, अब नहीं है क्योंकि यहाँ तो सीवर में जाता है और फिर नदियों में गिरता है। तो क्या ये जो चेन थी ये डिस्टर्ब नहीं हुई होगी, और हुई है तो हमें क्या नुकसान हो रहा है या दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है? इसमें कोई ऐसी आदर्श व्यवस्था कोई भी नहीं है। ना कोई दिशा मैदान जाना आदर्श व्यवस्था है, ना शौचालय होना आदर्श व्यवस्था है। बात यह है कि अच्छा तरीका क्या है इसके प्रबंधन का, और कोई एक अच्छा तरीका नहीं होता। जो मेरे लिए न्याय संगत है वो ज़रूरी नहीं है नितिन के लिए न्याय संगत हो। बिल्कुल। नितिन एक अलग परिवेश में बड़ा हुआ है, एक अलग परिवार ने उसको पाला पोसा है, मुझे एक अलग तरह के परिवेश में बड़ा किया गया है। तो ये कतई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो। तो स्वच्छता के उपाय उस स्थान पे वहाँ के लोगों के हिसाब से तय होने चाहिए। उस समाज का स्वभाव क्या है, वहाँ की मिट्टी पानी क्या है, वहाँ का परिवेश क्या है, उससे तय होना चाहिए। और विचार के नाते हमें हर किसी को स्वच्छता की बात करना ज़रूरी है, लेकिन वो विचार के नाते है, नियंत्रण के नाते नहीं है। क्योंकि नितिन को ये अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं नितिन के घर में आके कहना शुरू कर दूं कि तुमने ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। विचार तो अच्छा है लेकिन बताओ मत मुझे हाँ कि कैसे करना, मैं कर लूँगा। किसी को नहीं अच्छा लगता ये। हमको कोई और व्यक्ति बाहर का हमारे घर आके हमारे घर का आकलन करे, उसमें सही गलत निकाले, दोष निकाले, ये हम में से किसको अच्छा लगे? सही बात है। लेकिन हमने अपने लोगों के साथ ये करना शुरू कर दिया है, जिसमें हम उनको गंदा बताते हैं और अपनी गंदगी उनके माथे ठोकते हैं। कैसे? दिल्ली में तो खुले में शौच जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बिल्कुल। वो ये रेलवे पटरी के आसपास जो हो रहा होगा तो हो रहा होगा। वैसे सब जगह थोड़ा बहुत मिल जाएगा लेकिन ज़्यादा लोग नहीं। हाँ। दिल्ली में एक नदी बहती है बड़ी, यमुना। 17 नदियाँ और हैं छोटी बड़ी। उन नदियों का और यमुना का क्या किया गया? टट्टी पेशाब ही डाल के उनको सड़ाया गया। तो हमारे पास ये कहाँ से इतनी ऐंठ आ गई, इतना अहंकार आ गया कि हम अपने आप को साफ माने और जो अपनी नदियों को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं उनको गंदा कहें। ये भी सही है। ये ज्ञान का आतंक है। हमारे समय में सबसे बड़ा अंधविश्वास राजनीति और विकास है, और सबसे बड़ा आतंक ज्ञान का आतंक है, जिसके अंतर्गत मैं अगर कुछ जानता हूं तो मैं आके
नितिन को, जो कि पढ़ाकू है, ये कहूँगा कि नितिन ने जो भी पढ़ा है वो सब बेकार है, जब तक नितिन वो ना पढ़े जो मैं ठीक मानता हूँ। ये दादागिरी की दृष्टि कब नीति बन के हमारे भीतर पहुंच जाती है और फिर हमसे पूरे समाज में अनीति करवाती है, ये बहुत ही विकट किस्सा है। सब कह तो दिया आपने, तो मैं पूछ रहा था कि जब ये चेन टूटी तो फिर दुनिया पर क्या असर पड़ा? किस चीज़ की चेन? जो हम मल त्यागते थे खुले में, और फिर ये पॉलिसी बन गई खुले में मल कि अब तो शौचालय बनाएंगे। खुले में मल त्यागने में कई समस्याएं हैं। अच्छा। जब तक आप अपने मल से दूर ना रह सके, दूर रहने के कई तरीके हैं। आप अपने घर में शौचालय बना लीजिए, सूखा शौचालय घर में बना लीजिए, उसमें आप अपने मल और अपने पेशाब को इकट्ठा कीजिए, उसको गला के खाद बना लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा किस्सा आप अक्सर लद्दाख के एक व्यक्ति का बताते हैं, वो मैं सुनूंगा। हाँ, फिर और तो इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। बात यह है कि हम कोई एक पद्धति किसी के माथे पे जाके मढ़े ना, और अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक ना करें कि वो पराये हैं। अपनों के साथ ऐसा नहीं किया जाता कि फिल्मी सितारे इश्तेहारों में आके उनको लताड़ लताड़ के कहें कि तुम गंदे हो। कोई जाके पूछता है उन फिल्मी सितारों से कि उनका टट्टी पेशाब कहाँ जाता है? उससे आगे उन्हें भी नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन उनको पैसा मिलता है आके ये सब कहने का, तो वो आके कहते रहते हैं। और इसके ऊपर से हमने अपने लोगों के साथ इतनी निर्लज्जता से ऐसी ऐसी हिंसा करनी शुरू कर दी है। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जिसमें गांव के लोगों ने अपने पड़ोसियों को पीट पीट के मार दिया शौचालय की वजह से, ना इस्तेमाल करने की वजह से। जी, अनेक किस्से हैं देश भर से। अच्छा। मतलब हमारी सरकारों ने गांव के बच्चों की टीमें बना दी हैं जो उन लोगों को जलील करते हैं उनको। ये किसी स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। अगर ऐसा समाज भौतिक रूप से स्वच्छ हो तो भी मानसिक रूप से वो भयानक रूप से अस्वस्थ होगा। राजघाट के परिसर में पीछे जितना मुझे याद आ रहा है, इस विषय में जो प्रकल्प चला सरकार का, उसका केंद्र है, मुख्यालय शायद वहीं है। उन्होंने वहाँ पर एक म्यूज़ियम सा भी कुछ बनाया है। और जो आपने कहा बच्चों की गांव की टोलियाँ, तो वहाँ पर उन्होंने उसका बाकायदा पुतले बनाए बच्चों के, और उसमें बताया कि किस तरह से स्वच्छता का जो अभियान चला है उसे हम एग्जीक्यूट करने के लिए कैसी वानर टोली तो खैर पुराना नाम है, पर वानर टोली बनाते हैं, जो लोगों को, गांव के लोगों को, अगर वो शौचालय न जाएं, खुले में जाना चाहें, तो उन्हें चिढ़ाते हैं और उन्हें घेर कर परेशान करते हैं, उनका लोटा लेके भाग जाते हैं। तो मुझे एक बार को मन में तो आया कि कुछ खास रचनात्मक तो नहीं था ये आइडिया। और गांधी जी के नाम पे, हाँ, गांधी जी का नाम, गांधी जी इस तरह का व्यवहार अपने सबसे बड़े विरोधियों के साथ नहीं करते। जो चश्मा लगा हुआ है इन कार्यक्रमों में, उस चश्मे से कभी हम देख के भी तो देखें, कभी देखें तो कि वो चश्मा हमको क्या दिखा रहा है। उस चश्मे में जो दृश्य सामने आएगा वो बहुत साफ सुथरा नहीं है। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शरीर की, घरों की, भवनों की सफाई और मन की सफाई अलग नहीं होती। अगर हम अपने लोगों को इतना नीच और इतना गिरा हुआ बताने लगेंगे और उन्हें शर्मिंदा करने लगेंगे, तो इसका बहुत बुरा असर हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये हिंसा का स्वभाव है। हाँ। वो हिंसा करने वाले को भी नहीं छोड़ती है, कहीं और ले जाके पकड़ती है। हिंसा, हर व्यक्ति जो दूसरों के साथ हिंसा करता है उसके साथ हिंसा हुई होती है। हाँ। और उसको दूसरों ने क्षमा नहीं किया होता, इसीलिए उसमें ये कृतज्ञता का भाव नहीं होता कि वो भी दूसरों को क्षमा कर सके। चेन है, श्रृंखला है। और ये कोई भी मनोविज्ञान का व्यक्ति आपको बता देगा, फ्रायड वगैरह सबने, कि जिसको क्षमा करना नहीं आता वो अस्वस्थ रहेगा। और ये हम अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। मतलब ऐसा व्यवहार तो पराये लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपने समाज में इसको फैला रहे हैं। पर मैं सोपान जी अभी भी मतलब किसी एक मत पर आ नहीं पाया, या हो सकता है आप यही कहें अब इसमें कि भाई इसमें एक मत है भी नहीं,
कि बेस्ट व्यवस्था फिर क्या है, खुले में शौच जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, जो मैं आपसे प्रश्न बार बार पूछना चाह रहा था और उत्तर जानना चाह रहा था, कि भाई पेड़ पौधों को तो ज़रूरी था और खुले में जाते थे, अब नहीं जाते हैं और फिर वो नदियों में गिर रहा है सब कुछ। तो भाई व्यवस्था भंग हुई कि नहीं हुई, और सही फिर क्या है? आपने जो कहा, क्या वो ठीक है कि भाई घरों में आप ऐसी व्यवस्था बना लीजिए कि बाद में खाद के रूप में उसका यूज़ हो जाए, यही है बेस्ट? या फिर ये दोनों जो चल रही हैं साथ साथ, कि बाहर भी जा सकते हैं, घरों में भी जाओ, सब कुछ ठीक है, क्या करना चाहिए? इसको कहीं और से पकड़ते हैं। ठीक है। यूरोप के साम्राज्यवाद का अध्ययन करने वाले लोगों ने ये बताया है कि रोमन लॉ में कुछ ऐसे विचार थे जो ये कहते थे कि सारी ज़मीन राजा की है, जो ज़मीन किसी की नहीं है उसे जो पहले चाहे लूट सकता है। इसे टेरा नलियस, रेस नलियस वगैरह कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा ये हमारा है। पूरी दुनिया में ऐसी कानून व्यवस्था नहीं थी। जिस तरह की कानून व्यवस्था हमारे देश में थी उसे रोमन लॉ में ही लेक्स लोसाए रीसीटे कहा जाता है। यानी उस जगह के नियम वहाँ के लोगों के अपने ज़मीन के संबंध से तय होते हैं। यानी कोई एक पुड़िया नहीं है, कोई एक चूरण नहीं है जिसको खा के आप दुनिया के सारे रोग दूर कर देंगे। जो भी रोग है उसको वहाँ समझना होता है, उसका उस जगह के हिसाब से उपचार करना पड़ता है। जो चीज़ मुझ पे काम करेगी वो नितिन पे नहीं करेगी। ज़रूरी नहीं है करे, हो सकता है कर जाए, हो सकता है ना करे। तो इसको समझने की दृष्टि यही है कि इसका कोई एक रामबाण इलाज नहीं है। हर जगह में उस समाज का, और हमें अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि इसके खतरे क्या हैं। खुले में शौच जाने का एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि हमारे देश के बहुत से बच्चे ऐसे रोगों से ग्रस्त होते हैं जो मल से कीड़ों द्वारा हमारे भोजन में आता है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ की ऐसे कुछ अध्ययन बताते हैं कि लगभग 40% बच्चे, उनका शरीर छोटा रह जाता है, ठीक से बढ़ नहीं पाता, उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता ढीली रह जाती है। उन्हें वो जो भोजन करते हैं वो उनके शरीर को ठीक से लगता नहीं है, क्योंकि उनके पेट में ऐसे रोग पहुंच जाते हैं जो मल के द्वारा आते हैं। अब ये बात सही है कि पारंपरिक रूप से हमको ये नहीं पता था, पारंपरिक रूप से किसी समाज को नहीं पता था ये, क्योंकि पहले माइक्रोस्कोप था ही नहीं। ठीक बात है। लेकिन ये विचार दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं था तो हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ की शास्त्रीय परंपरा में कम से कम 2700 साल पहले ये विचार आता है कि पूरी दुनिया छोटे छोटे कणों से बनी है, उनसे बड़ी रचना होती है, और बड़ी रचना टूट के वापस छोटे रूपों में चली जाती है। ये वैशेषिक विचार कहा जाता है अपने यहाँ। ये प्राचीन यूनान में भी था, जहाँ एपिक्योरस नाम के एक दार्शनिक हुए जो एटमिस्ट कहे जाते थे। अब देखिए, पहले तो माइक्रोस्कोप नहीं थे, फिर और भी इतने यंत्र नहीं थे, लेकिन हमारे पास एटम शब्द कहाँ से? प्राचीन यूनान से। न्यूक्लियस कहाँ से? प्राचीन रोम से है। और जब नया ज्ञान, नए यंत्र आ गए तो लोगों को विचार पुराना ही लेना पड़ा, क्योंकि किसी नई रचना का नाप हम पुराने फुट्टों से करते हैं। अब देखिए, ये नया किस्म का ज्ञान जब भारत आता है तो उसकी शब्दावली यहाँ पहले से थी। अणु, परमाणु, ये सब शब्द तो हमारे प्राचीन दर्शन से आते हैं। यानी विचार के रूप में हमारे यहाँ भी लोगों ने उसको समझ लिया था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका कोई आधार ही नहीं है।
इसका वैचारिक आधार हमारी संस्कृति में तो रहा ही है, यूरोप में भी था। यूरोप में भी था। तो जो नई बात समझ में आ रही है, अगर हम अपने लोगों को सही में अपना मानते हैं तो हम उनसे बात ऐसे करेंगे जिसमें उनकी समझ बेहतर हो। उन्हें शर्मिंदा करके किसी शौचालय में बंद करने की कोशिश नहीं करें। सो तो है ही, क्योंकि वो स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। हाँ। जल थल मल, ये किताब का नाम भी है और हमने मल पर काफ़ी देर बात भी की। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? जिन्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे सर? जीवन मिट्टी पानी के खेल से चलता है, लेकिन केवल मिट्टी और पानी के उसी रूप में रहने से जीवन की जटिल रचनाएं नहीं चल सकती। उसके लिए उनका आपस में लेन देन होता है। ऐसा तो अपने यहाँ शास्त्रीय दर्शन में बार बार कहा गया है कि जीवन से ही जीवन चलता है। हम जो भोजन पाते हैं वो कहाँ से आता है? वो कहीं किसी पौधे के रूप में बड़ा होता है और वो हम पाते हैं। बिल्कुल। हर प्राणी, वनस्पति को छोड़ दें तो वनस्पति स्वयंभू हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हाँ, उनको सूरज का प्रकाश मिल जाता है। लेकिन जो भी जीव वनस्पति को खाते हैं या दूसरे ऐसे जीवों को खाते हैं जो वनस्पति खाते हैं, वो भी तो सूर्य का ही प्रसाद हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो हम सभी सूर्य प्रसाद हैं। हाँ। और हम सभी छक्के लगा सकते हैं। हाँ। तो ये जीवन का स्वरूप, और सभी पुराने दर्शनों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि भाई हम सब सूरज से ही तो निकले हैं। सूरज हमारा राजा है, हम सौर मंडल के सदस्य हैं। सूरज गया तो हम सब गए। अगर सूरज की वोल्टेज कम हो जाए तो हमारी खाट खड़ी हो जाएगी। तो उस सूरज से आने वाली ऊर्जा को वनस्पति इस रूप में ढाल लेते हैं कि बाकी सब फिर वनस्पति के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। वनस्पति के भोजन आहार पे चलते हैं। तो ये जो जीवों का आपस में भोजन का लेन देन है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है मल। क्योंकि एक प्राणी का मल किसी दूसरे का साधन है। जो वनस्पति का मल है वो हमारे लिए प्राणवायु है। हमारा मल किसी और की, जिसे हम इस तरह देखते नहीं है वैसे। हाँ। हम उसे ऑक्सीजन कहते हैं। हाँ। O2 है जी, सब बढ़िया एकदम। हाँ। लेकिन वो है मल, एकदम वनस्पति का कचरा है। वनस्पति सूर्य का प्रकाश लेते हैं। नहीं, देखिए नज़रिया क्या है कि हम जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, वो लेते हैं वो बदले में O2 छोड़ते हैं। उसका तरीका बजाय ये कहने के कि भाई उन्हें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। सच बात तो ये होता क्या है, स्कूल में हम जो लोग जो पढ़ते हैं, ये हमारे देश में ये समस्या और भी विकट है। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए होती है, समझ बढ़ाने के लिए नहीं होती। दूसरों को प्रवचन देने के लिए होती है, अपनी समझ ठीक करने के लिए नहीं होती। कंपटीशन के एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं हम लोग, अपनी समझ ठीक करने के लिए नहीं पढ़ते। अगर हम समझ ठीक करने के लिए पढ़ें तो ये बात तो सहज ग्रामीणों को पता होती है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको और अच्छा पता होता है। तो एक तरह से हम पढ़ते लिखते इसलिए हैं ताकि हमारा दिमाग खराब हो सके और उसके बाद हमको नौकरी मिल जाए और उसके बाद हम दूसरों को प्रताड़ित करें कि तुमने अपना दिमाग खराब क्यों नहीं किया। यही विकास है। ये तो सहज सी बात है कि पौधों का जीवन कैसे चलता है। सूरज से प्रकाश लेते हैं, पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पानी H2O है तो वो उससे हाइड्रोजन निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो उससे कार्बन निकालते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी शक्कर, शर्करा। बचा क्या? H2O की ऑक्सीजन बची, CO2 की ऑक्सीजन बची। वो कचरा है उनका, उनके काम का नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। वो उनका मल त्याग है, वो हमारे लिए प्राणवायु है। तो ये सृष्टि का जीवन का कामकाज ऐसे चलता है और ये आसानी से होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो
कानून बना के पास करें, या साल में वनस्पति कोई बिल नहीं देते हमको कि हमने तुमको इतनी ऑक्सीजन दी, इसकी पेमेंट करो, और 7 तारीख तक पेमेंट नहीं दी तो तुम्हारी ऑक्सीजन सप्लाई काट देंगे। ऐसा तो नहीं होता, सहज रूप से चलता रहता है वो, और इस सहज व्यवस्था ने हमको बनाया है। हमको लगता है हमारी व्यवस्था इन सब के ऊपर है, हमारी व्यवस्था इसी सब में से कुछ निकला हुआ छोटा एक अंश है। हम तो बहुत बाद में है, जैसे हमारी सारी व्यवस्थाएं, हाँ हम बहुत बाद में है, लेकिन हम बात कहते हुए ऐसे दिखाते हैं जैसे हमारी वजह से सब कुछ है। अच्छा, आप देश भर में घूमे और मैं सुन भी रहा था आपको, आप यहाँ लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में होते हुए फिर नीचे दक्षिण भी चले गए। आपने वहाँ भांति भांति के लोग पाए, भांति भांति के प्रयोग करते हुए। आप कुछ इंटरेस्टिंग प्रयोग बताइए जो आपको लगा कि भाई तो बहुत पढ़े लिखे लोग जो सो कॉल्ड हैं वो भी नहीं कर रहे। ऐसा काफ़ी होता है कि आप अगर सही में खुले मन से लोगों से मिलने जुलने जाएं, तो चाहे आप ये मान के जाएं कि आप उनका उद्धार करने जा रहे हैं, अगर खुले मन से जाएं तो उद्धार आपका होता है। जलथलमल की कहानी अक्टूबर 2003 से शुरू होती है, जब मैं खेती पे एक स्टोरी लिखने के लिए लद्दाख गया था। लद्दाख में खेती के हाल बहुत बुरे हैं। वहाँ खेती करना बहुत कठिन होता है, बहुत परिश्रम लगता है, और सस्ता अनाज नीचे से आने लगा है अब। तो वहाँ के खेत बंजर पड़े हुए हैं, और दूसरे गांव में लड़के लड़कियां बचे नहीं हैं। तो मुझे अनायास ही कुछ लोगों से पूछते पूछते एक किसान मिला जो मुझसे उम्र में 1 साल छोटा था, और वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे खेती कर रहा था। मैंने जिस तरह की पत्रकारिता की है तो वो एनकाउंटर जर्नलिज्म नहीं था। हमें ये सिखाया गया था कि अगर किसी के यहाँ जाते हो थोड़ा समय बिताओ, धीरे से उस समझो, क्योंकि हर बात एकदम से समझ में नहीं आती। तो 2 दिन में जाके उसके खेत पे उसके साथ रहा, उसके घर पे। पहले दिन हम लोग घूमे फिरे, वहाँ देखा, रात को देर तक बात होती रही। बहुत सुंदर उसका गांव और खेत है, सिंधु नदी के एकदम किनारे। तो रात को हम लोग वहाँ टहल रहे थे। लद्दाख में आकाश बहुत सुंदर दिखता है, और सिंधु नदी का नाद लगातार बगल से चल रहा था। खूब अच्छी बात कर कुरा के हम लोग सो गए। सुबह मैं उठा, उसका नाम पद्मा वांग्याल है, और पद्मा बहुत बढ़िया काम आज भी कर रहा है। खरू नाम का उसका पुश्तैनी गांव है, नुब्रा उसका पुश्तैनी गांव है, वहीं पे काम करता है। तो मैंने पद्मा से पूछा कि भाई सुबह शौचालय जाना है, तो उसने कहा वहाँ से निकल जाओ। मैं निकल गया, फिर उसको पीछे से ध्यान आया होगा कि ये तो डाउन से आया है। लद्दाख के लोग बाकी भारत से आए हुए लोगों को डाउन से कहते हैं। डाउन, अच्छा। क्योंकि लद्दाख की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 3.5 किलोमीटर है। तो पीछे से आया और उसने कहा सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाना। तो मैं जब बाहर गया तो देखा एक कमरे का 2 मंजिला एक ढांचा सा था। अच्छा। उसमें सीढ़ी ऊपर जा रही थी, तो मैं सीढ़ी से ऊपर गया। अच्छा। किवाड़ खोल के भीतर गया तो बीच में एक गड्ढा था। अब देखिए, इसके लिए कोई इश्तेहार देखना, स्वच्छता के उपदेश पाने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना है। सहज पता होता है व्यक्ति को। मैं उखड़ू बैठा वहाँ, मैंने अपना कार्यकलाप निपटाया, और फिर मुझे बताना, मैंने फावड़ा रखा था बगल में, थोड़ी मिट्टी भी डाल दी, वहाँ मिट्टी रखी हुई थी। मैं उतरा और घूम के पीछे गया, नीचे के तल का किवाड़ खोला तो वो ढेर मुझे दिखा मलमूत्र का। तो मैंने पद्मा से पूछा कि 2 मंजिला टॉयलेट था बेसिकली। मैंने पद्मा से पूछा कि ये क्या है, और बंद था। उसमें मलमूत्र कोई हर किसी को दिखता नहीं है, बंद रहता है। तो पद्मा से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा छागरा है। कौन बनाता है? हमारे यहाँ तो यही होता है। कैसे बनता है? बन जाता है। खाली कौन करता है? मैं करता हूँ। कैसे करते हो? उसने कहा फावड़ा लाता हूँ, गाड़े में डाल के और खेत में खाद बना के डाल देता हूँ। तो मैंने पूछा कि घिन नहीं आती तुम्हें? तो पद्मा ने कहा घिन?
अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे हम दुनिया देखते हैं सब लोग वैसे ही ऐसे ही देखते होंगे, क्योंकि हम सब अपने अपने कुएं के मेंढक हैं। तो मुझे लगा कि ये तो जानता नहीं है, तो मैं इसको समझाता हूँ। तो मैंने उसको अपने शहरी अंदाज में बताया कि भाई ये गंदा होता है और घिन होती है, और जो लोग इसको उठाते हैं उनको तो अछूत बना के हमने एक तरह से अभिषिप्त कर दिया है। सूचना वहाँ तक नहीं पहुँची थी कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, तो वो मुझे सुनता रहा। उसको समय लगा जानने में कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसने कहा कि घिन आती है मुझे, लेकिन घिन तब आती है जब मैं लेह शहर में हगता हूँ वेस्टर्न कमोड पे, और मेरा मल नीचे ताज़े पानी में गिरता है, नीचे से छपाक छपाक की आवाज़ आती है, और खाद के लायक मल और पीने लायक पानी किसी गड्ढे में चला जाता है। दोनों खराब कर दिया। अब इतनी देर तक मैं उसे समझा रहा था, और पत्रकारों को सवाल करना सिखाया जाता है। पत्रकार अपने आप को किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कम नहीं मानते। बिना डिग्री मानते हैं कि वो अपने सवालों से किसी को भी जलील भी कर सकते हैं, धराशायी कर देंगे। लेकिन पत्रकारों को ये नहीं सिखाया जाता है कि जब कोई बड़ा सत्य सामने आ जाए तब आप क्या करेंगे। जब पद्मा ने ये छपाक वाली बात की तो थोड़ी देर तक मुझे समझ में नहीं आया कि इसने क्या कहा, क्योंकि मैं एक भूमिहीन परिवार से आता हूँ। हमारी कोई खेती बाड़ी की कहीं ज़मीन नहीं है। मेरे परिवार के दोनों पक्ष कस्बाई या शहरों के तरफ से हैं, तो मैंने उस तरह से बहुत करीब से ग्रामीण जीवन बचपन में देखा नहीं था। थोड़ा बहुत देखा था रिश्तेदारों के यहाँ जाके। तो मुझे थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्यों। और उस एक क्षण में उन 2 शब्दों से पद्मा ने मेरी दृष्टि बदल दी। अचानक मुझे समझ में आया कि हम कुछ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हम अपने साथ कुछ पाप कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ पाप कर रहे हैं, अपनी ज़मीन के साथ पाप कर रहे हैं, अपने जल स्रोतों के साथ पाप कर रहे हैं, और इस पाप को हम स्वच्छता मानते हैं। हमने प्रकृति का नियम ये है कि जो ज़मीन से निकला है वो ज़मीन में जाएगा। आखिर देखिए, सभी समाजों में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जो भी माने गए हैं वो इसी भाव में माने गए हैं कि भाई जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। मट्टी के सुपुर्द किया, अग्नि के पास भेजा, पंच तत्व से आए हो तो पंच तत्व में जाओ, जिसकी जैसी मान्यता है। लेकिन हमारा भोजन ज़मीन से आता है और सूर्य के प्रकाश से आता है। वो हमारे शरीर से जब होकर आता है तो उसको वापस ज़मीन और सूरज के पास जाना चाहिए। सूरज के पास तो खैर क्या जाएगा, लेकिन उसको हमने एक ऐसी व्यवस्था बना ली है अपनी सुविधा के लिए, जिसमें हम दूर के लोगों के, दूसरे गांवों के, शहरों का पानी लूट के लाते हैं, उसे अपने फ्लश में चला के अपना टट्टी पेशाब नदी में डाल देते हैं। इसका नतीजा यह है कि ज़मीन बंजर हो रही है, जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, और हम बड़ा ऐंठ रहे हैं कि हम बड़े साफ सुथरे हैं। यही तो पूछ रहा था मैं। और ये भयानक सत्य है। ये 1986 से हमारे स्वच्छता कार्यक्रमों के मूल में है और आज भी है। सोचता नहीं कोई वैसे इस तरह से जैसे उस व्यक्ति ने सोचा लद्दाख में बैठे हुए। बिल्कुल। और देखिए, अगर मैं जाके पद्मा के साथ उसके घर पे, उसके खेत पे नहीं रहता तो ये बोध मुझे नहीं होता। और मुझे ये काफ़ी बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि आज हमारे पत्रकारों के पास ये अवसर नहीं है कि वो ऐसे अनुभव पा सकें जो उनकी दृष्टि खोलें, थोड़ी बड़ी करें, अपने लोगों से, सहज साधारण लोगों से सीखने की, उनसे कुछ जानने की, और अपना जीवन बेहतर करने की के कुछ तरीके ढूंढ सकें। आज पत्रकारिता का रूप ऐसा हो गया है कि लोग आपाधापी में दौड़ रहे हैं, हर कोई सबसे तेज है, और कोई ये नहीं देख रहा कि वो मूर्खता में सबसे तेज है, क्योंकि हर कोई सामने वाले को से 2 मिनट पहले खबर देना चाहता है। और इस चक्कर में हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ी बात आके चली जाए तो हमको पता भी नहीं लगता। मतलब कोई बड़ा सत्य अगर हमारे बगल में आके बैठे तो हमें उससे बाइट लेने की मोहलत ना मिले। हाँ, सही बात। तो ये मेरा सौभाग्य था कि
मैं कुछ ऐसी पत्रकारिता में था जिसमें ऐसे अवसर मिले कि अपने देश के साधारण सामाजिक लोगों से कुछ सीखने का अवसर मिला। और ये किताब उन्हीं लोगों के यशगान के लिए लिखी गई है। ये कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इसमें विज्ञान की जटिल चीज़ें समझ के उन्हें साधारण लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई है। हाँ, जैसे मैं अपनी टीम में भी बता रहा था कि आपने जो 5-6 पेज इस बात पर खर्च किए समझाने में कि जो रेलवे लाइन है, एक तो रेल के अंदर से जो मल गिरता है पटरियों पर, और दूसरा वो जो बस्तियां जो रेलवे की पटरियों के किनारे बसी हैं उन लोगों का मल मूत्र, जो आपने तस्वीर खींची कि उसका नुकसान क्या है, तो बहुत हैरान करने वाला है। मतलब जितना खर्च है उसके बाद, अगर कोई इस किताब को पढ़े, मैं सब नहीं बताना चाहता इसके बारे में, तो पाए कि रेलवे का जितना खर्च इन कारणों के चलते होता है, किसी छोटे मोटे देश का तो बजट हो। एकदम ये ढूंढना और बताना, इसके पीछे कई कारण हैं, कई लोगों से ये सब सीखा है, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका मेरी दादी की है। मेरी दादी बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा हुई। परिवार में कोई बचा नहीं था, कुछ रिश्तेदारों ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। एक और निर्धन परिवार में उनकी शादी हो गई। लंबे चौड़े परिवार को तमाम तरह के कष्टों में उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, खूब प्यार से बड़ा किया। और उनके लिए जीवन जीने का साधन कथा था। जो धर्म ग्रंथ उन्हें मिले सारे पढ़े उन्होंने। जब परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो गई थीं तो कोई तीर्थ उन्होंने छोड़ा नहीं। और बहुत सुंदर कहानियां वो सुनाती थी। हम बच्चों के लिए उनसे कहानी सुनना, उनसे एक कहानी सुनने के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। तो उनकी कहानियों में ऐसा कई बार होता था कि राजा भेष बदल के घूमता था, और फिर बाद में लोगों को पता लगता था कि राजा कौन है। तो जब कहानी ख़त्म हो जाती थी तो वो बहुत प्यार से ये माथे पे हाथ फेरते हुए कहती थी कि बेटा, जो तुझे ना पता हो उसे भगवान मान के चलना, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि भगवान किस रूप में आके परीक्षा ले लेगा। तो जो भी अपने को नहीं पता उसे भगवान मान के चलना। इसका बहुत लाभ हुआ है मेरे लिए। भगवान पद्मा वांग्याल के रूप में आया है, आए दिन ऐसे साधारण लोगों के रूप में आ जाता है, और बहुत बड़ी बात बहुत सहजता से समझा जाता है। तो मेरी पत्रकारिता ऐसे लोगों से सीख के और ऐसे लोगों की बात दूसरों तक पहुंचाने की पत्रकारिता है। आप इस विषय पर भी ख़ास तौर पर इतने सालों से पढ़ लिख रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। जो बाहर है विदेश में, जिन्हें हम अपने से बेहतर मानते हैं और हर समस्या के समाधान के लिए उनकी तरफ ताकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, वहाँ साधन बहुत ज़्यादा हैं और आबादी का दबाव बहुत कम है। उसके बावजूद दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सीवर के साथ बिना प्रदूषण के सफाई का काम कर सके। मैं वॉशिंगटन डीसी में रहा हूँ। वहाँ का ब्लू प्लेन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत जाना जाता है, बहुत पैसा लगाया गया उस पर। वहाँ घूमा हूँ। अमेरिका के सीवेज मैनेजर्स के साथ मैंने समय बिताया है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सहज व्यवस्था नहीं है कि हम अपने मलमूत्र को बहा के किसी नदी नाले में पहुंचा दें। अगर हम उसे किसी गड्ढे में भी डालते हैं तो अगर उसे ठीक से ना किया जाए, और ऐसा बहुत होता है, मैंने न जाने कितनी जगह देखा है, तो वो भूजल को दूषित करता है। और हमारे यहाँ भूजल का जो कबाड़ा हुआ है पिछले लगभग 40-50 साल में, वो डरावना है। वो अलग ही समस्या। और उसका लेना देना इस बात से है
कि आज गंगा में जिस तरह का आर्सेनिक पाया जाता है और गंगा किनारे जितना कैंसर है उतना और कहीं नहीं है। अब ये नदियां हमारी जीवनदायिनी थी। हाँ, मतलब हमारे प्राण इन नदियों से रहे हैं और उनकी हालत हमने ऐसी कर दी है कि उनमें ढेर जहर चलता है। अच्छा, नदियों को अब इसकी बात होती है तो ऐसे मेरे कई मित्र हैं जो नदियों को बचाने की बात करने लग जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि हम कल तक सबको तैयार कर देंगे, परसों तक नदी बचा लेंगे। जैसे किसी का नाम राम प्रसाद वगैरह नहीं हुआ, भागीरथी हो गए सब। कि नदियाँ, क्योंकि हमारी कल्पना का ताना बाना नालों से बना हुआ है। आज हमें नदी समझ में ही नहीं आती। हम नदियों को नाला ही बना देना चाहते हैं, उसमें हमको बहुत विकास दिखता है। और फिर क्या होता है, क्योंकि ये इतना तरीका इतना आत्मलीन है कि वो एक बार को ये नहीं सोचता कि तुम नदी बचा लोगे क्या। गंगा कोई नाली नहीं है जो किसी सरकारी आदेश से 100 साल, 200 साल, 2000 साल, 5000 साल पहले बनी हो। इन नदियों की उम्र जो हमें पता लगी है वो लाखों करोड़ों साल में जाती है। तो हमारे खत्म किए ये खत्म भी नहीं होंगी। तुलसीदास जी का एक दोहा मुझे बहुत प्रिय है। वो कहते हैं, सरिता जल जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी का काम है, सारा पानी सागर का है, जल निधि कहा गया है सागर को, और सागर वो पानी हम तक बादल से भेजता है। तो ये नदी का काम है कि जो बादल से सागर ने हम तक पानी भेजा है वो वापस जल निधि में जाए। अब हमारे ऐसे बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं जिनको इस बात से बड़ा दुख होता है कि नदी का पानी सागर में जा रहा है, खराब हो रहा है। वो कहते हैं बर्बाद हो रहा है पानी, जैसे उन्होंने पानी पैदा किया। हाँ? और बुनियादी बात किसी से कर लो तो बहुत मजा आता है। किसी से ये पूछ लो कि पानी बना सकते हो क्या? भाई, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना सारा ज्ञान है, पानी बना लो। इतना बाजार है पानी का, 20 रुपया ये बोतल शायद 5-10 रुपए की चल जाती होगी। तो अगर पानी बना लोगे तो आप खूब बोतलें बेच सकते हो। क्यों नहीं बनाते? नेचुरल रिसोर्स। पानी कहाँ से आया बताओ, तुम बताओ, पढ़ाकू नितिन। मेरी परीक्षा ना लीजिए। देखो, इसमें जो विज्ञान को समझ में आया है वो ये है कि पानी की हर बूंद जो हमारे ग्रह पे है वो अंतरिक्ष से धूमकेतुओं के जरिए आई है। और हर एक बूंद पानी की जो इस ग्रह पे है वो शुरू से रही है। जो पानी आज हम पी रहे हैं यहाँ पे, वो हो सकता है कि आज से कुछ लाख साल पहले किसी दूसरे जीव का खून रहा हो। हाँ, और क्या पता ये डायनासोर का लार रहा हो जो घूम फिर के सागर में पहुंच गया, सागर ने फिर हमारे तक भेज दिया। एक बूंद पानी की नहीं बना सकते हम। वाह। और ये कहीं जाएगी नहीं, यहीं घूमेगी। और कुल मिला के जितना पानी था वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि वनस्पति अपना भोजन बनाने के लिए जब पानी को H2O को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन रह जाता है। हाइड्रोजन, हमारा ब्रह्मांड हाइड्रोजन से बना है। ब्रह्मांड 75% हाइड्रोजन है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का मतलब हमारा ब्रह्मांड जब बना है तो कुल मिला के हाइड्रोजन था। और सितारों के गर्भ में हाइड्रोजन से दूसरे तत्व बनते चले गए। तो उस तरह से देखें तो हम सब सितारों के अंश हैं, हम सब सितारे हैं। उसी में से पानी बना हुआ है। एक वर्णन मिलता है पानी बनने का। जेपलिन नाम के बहुत बड़े गुब्बारे बनाए गए थे। और एक जेपलिन न्यूयॉर्क के पास, उसमें आग लग गई थी।
बड़ा ऐतिहासिक फोटो था तो उसका। वो उसके उड़ने का तरीका ये था कि उसके भीतर हाइड्रोजन भरते हैं और हाइड्रोजन हल्की होती है, इसलिए उड़ जाता है। तो जब विस्फोट हुआ तो उससे इतनी ऊर्जा निकली कि उसके भीतर जो हाइड्रोजन था उसकी प्रतिक्रिया आसपास के ऑक्सीजन से हुई और वो पानी भर के नीचे गिरा। यानी उतनी विस्फोटक ताकत आपको चाहिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से उस रूप में जोड़ने के लिए, तब पानी का स्वरूप बनता है। और ये सितारों से आई हुई चीज़ें हैं जिनको हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं अपना टट्टी पेशाब बहाने में। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि थोड़ा शोधन वगैरह करके पीने लायक पानी निकाल लिया जा रहा है। कहाँ से? मतलब जो हम खराब करते हैं उसी को। अगर तो नदी साफ कर लेना। दिल्ली से ज़्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है इस देश में। सारी सत्ता का केंद्र दिल्ली है। 22 किलोमीटर की यमुना है यहाँ पे। 22 किलोमीटर में यमुना सड़ जाती है। मतलब इसको देखने का, इसमें एक चित्र है किताब में जो चाहो तो अपने फ़ोन पे देख सकते हो। अच्छा। सब आजकल फ़ोन में मैप आते हैं, मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन है, इस्तेमाल करने वाले स्मार्ट हों चाहे ना हो, फ़ोन तो स्मार्ट है ही। तो उसमें आप नक्शे में वज़ीराबाद दिल्ली लिख दीजिए। अच्छा। और उसमें जो दृश्य आपके सामने आएगा वो उस पे आधारित चित्र इस किताब में पन्ना नंबर 84 पे है। ये वज़ीराबाद हाँ, बता सकते हैं क्योंकि लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा। बिल्कुल। नाले के ऊपर अगर मोबाइल फ़ोन में देखोगे तो वज़ीराबाद बांध के ऊपर पानी हरा नीला दिखेगा और उस बांध से दिल्ली सारा पानी यमुना का निकाल लेता है और फिर वो पानी इस्तेमाल होता है और टट्टी पेशाब वाला पानी उसी के नीचे डाल देता है क्योंकि वहाँ एक बहुत पुरानी नदी आके यमुना से मिलती थी जिसका नाम साहिबी था। तो वो गूगल मैप्स पे दिखता है कि उसके वज़ीराबाद के ऊपर का पानी हरा नीला है और नीचे का पानी काला है। हमने क्या तरक्की की है यदि हम इतनी पुरानी, इतनी जेन्युइन, इतनी बड़ी समस्या का हल ये ढूंढ पाए कि उठा के नदी में फेंक दो। क्योंकि सुविधा है ये। अब नहीं, अब जैसे मान लीजिए मैं दोषी ही ढूंढूं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या, करना क्या चाहिए, या कोई समझना नहीं चाहता है। यदि अब मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूं, आपने जो 25-30 साल में समझा हो, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, मतलब ठीक है हमारी भी होंगी किसी न किसी भूमिका में, लेकिन अब रोटी पानी से फुर्सत है नहीं आम आदमी को, तो मजबूरी है भाई, चक्र ऐसा है। जिनकी है उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो करना नहीं चाहते। उन्हें देखिए ये अंधविश्वास है कि हम जानकारी पाकर, ज्ञान पाकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमारे वश में नहीं हैं। तो हमें इसका बोध होना चाहिए कि क्या हमारे वश में है और क्या नहीं है। हिमालय हमारे वश में नहीं है, तो हिमालय में ऐसी सड़कें नहीं बनानी चाहिए जो वहीं के लोगों पे भारी पड़ जाए। उत्तर भारत जो नदियों का इलाका है वो निचला इलाका है। उसके पूरब में तो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है हिमालय नाम की, और उसके दक्षिण में विंध्य और उससे जुड़ी हुई पर्वतों की मालाएं हैं जो बहुत पुरानी हैं। उसके बीच में एक कटोरे जैसा इलाका है जहाँ रहना बहुत सुविधाजनक है, नदियों के किनारे। तो दुनिया की सबसे घनी आबादी के इलाके अगर चुनेंगे तो उसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और चीन में येलो रिवर और जो दो बड़ी नदियाँ चीन की मानी जाती हैं, और मीकोंग। इन नदियों के किनारे जितनी घनी आबादी है दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि नदियाँ पानी नहीं है, नदियाँ उर्वरक मट्टी लाती हैं और उसे जमा देती हैं। इससे सभ्यता पनपती तो है, वहाँ रहना बड़ा आसान हो जाता है, खेती बढ़िया हो रही है। लेकिन ये नीचे का इलाका है। लेते हैं। अब ये नीचे का इलाका है। हाँ। और उसके एक तरफ बहुत ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और दक्षिण में भी पहाड़ है, और वो इतनी ऊंची पर्वतमाला है कि उसके शिखर बर्फ से अटे हुए हैं। तो उनसे ठंडी हवा इस इलाके के ऊपर आ जाती है। इस इलाके में जो गंगा का, सिंधु का मैदानी इलाका है, धुआं नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो धुआं
अगर ये धुआं भोपाल में हो या जबलपुर में हो या बम्बई में हो, इतना धुआं, तो वो हवा बहा देगी। लेकिन उत्तर भारत के इलाके में धुआं बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि निचले इलाके के ऊपर की तरफ हवा की एक ठंडी चादर है, तो उसका धुआं ऊपर जा ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम यह है कि गर्म हवा ऊपर जाती है, लेकिन यहां से गर्म हवा ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर एक ठंडी हवा की चादर ऑलरेडी है। इसको इन्वर्जन कहा जाता है। और यही कारण है, हमारे यहाँ के पुराने साहित्य में देख लेना, बड़े लेखकों को जब कभी गांव का वर्णन करना होता है तो बताते हैं कि गांव में चूल्हों का धुआं ऊपर खड़ा हुआ था जाड़े में। हाँ, खड़ा हुआ था। किसने, बहुत सुंदर पंक्ति, सभी लोगों का मिलेगा। हाँ, सब अपने बड़े लेखकों को खड़ा, क्योंकि वो देखते थे भाई, वो लोग जीवन से लिख रहे थे, जो देखते थे वो लिख रहे थे। अब ये बात बुनियादी सबक है। हमारे शहरी विकास के विशेषज्ञों ने इसका ध्यान नहीं रखा। अब ऐसे इलाके में धुआं कम से कम होना चाहिए। ऐसे इलाके में ऐसे सभी उद्योग बहुत सीमित होने चाहिए जिनसे धुआं पैदा होता है। यहाँ पे गाड़ियाँ कम होनी चाहिए। अगर गाड़ियाँ हों तो इस तरह की होनी चाहिए जो धुआं कम से कम दें। सार्वजनिक यातायात होना चाहिए। 3 महानगरों में जितनी नहीं है, सब मिला के दिल्ली में इतनी। हाँ, और यही नहीं, दिल्ली में एक एक घर में आपको 5-5 गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि फिर हमारा दम घुटता है। फिर लोग कहते हैं विशेषज्ञों को लाके ये मालूम किया जाए कि इसको ठीक कैसे करें। ये कह रहे हैं पराली जलती है तो होता जाता। अब ये वायुमंडल क्या, मतलब हमारे घर का पंखा नहीं है जिसका खटका ऐसे किया और साफ कर दिया। एग्जॉस्ट फैन नहीं है ये वो व्यवस्था है जिसने हमको बनाया है। और हम अपने आप को ये भुलावा देते हैं कि हम इसके नियंत्रक हैं। हम अपनी नीति से इसको ठीक कर लेंगे। हमने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, शायद कृतज्ञता चली गई। हम लोग कृतज्ञ हो गए अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवेश के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी नदियों के लिए, अपने तालाबों के लिए। हम में एक तरह की कृतज्ञता आ गई, क्योंकि हमें ये बहुत अहंकार हो गया है। एक तो हम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, सब ठीक कर सकते हैं और विकास कर लेंगे हम। आज कोई ऐसा नहीं है राजनीति में जो विकास का वादा ना कर रहा हो, है ना। सब लोगों की अपने अपने कुछ कुछ चीज़ों पे मतभेद चलते रहते हैं। विकास पे सर्वसम्मति है, हर कोई विकास करके रहेगा। और हम इस अवस्था में आ गए हैं जब वो जो घर खाली कराने के लिए गुंडे रखे जाते हैं ना, तो वो गुंडे जब प्लॉट खाली करने आएंगे तो वो लठ लेके आएंगे, तेरा विकास करूं क्या। हम बिल्कुल उस अवस्था में आ गए। हमारे यहाँ इतने बड़े राज्य हुए, इतने बड़े साम्राज्य हुए, इतने सम्राट हुए, कहीं पढ़ा गया कि किसी ने विकास किया? कहीं पढ़ा कि राजा राम ने अयोध्या का विकास किया? ये तो अभी 150-200 सालों में डेमोक्रेसी आने के बाद हुआ है, डेवलपमेंट। ये सब विश्व बैंक से हुआ है। ये पुनर्जागरण काल के बाद हुआ था। विश्व बैंक, हाँ, वर्ल्ड बैंक की भी कहानी है। वैसे सबसे सारा वही कहता है, पूरी विकास की शब्दावली विश्व बैंक से आती है। उसकी दी हुई है, विकास करेंगे। और विश्व बैंक का बनना दूसरे विश्व युद्ध के अंत में यूरोप और अमेरिका को अपनी ताकत बनाए रखने के माध्यम के नाते बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इनको इसलिए बनाया गया था कि यूरोप के ताकतवर देश बाकी दुनिया पर अपना आधिपत्य बनाकर रखें विकास के नाम पर। तो उनका बनाया हुआ ज्ञान आज हम घोल घोल के अमृत मान के पीते हैं। और हर कोई कहता है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। अब इस पागलपन में कौन समझदारी की बात करे? क्योंकि लोगों, ये आपने मेरा जवाब दिया, थोड़ी देर में आया पर आया, आपको पता चला आपने जवाब दिया अभी। हाँ सवाल जवाब, सवालों से हमको जो जवाब मिलते हैं वो सीमित होते हैं। पर इस तरह की बातचीत का मज़ा ये है कि ये जो सवाल जवाब का क्या कहना चाहिए, कंचे खेलना है वो, हाँ वो जो है तो, वो भी अच्छा है। कंचे खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल कंचे खेलना ही सब कुछ नहीं होता। तो बातचीत का मज़ा ये होता है, उसका आनंद ये होता है, और उसमें
ये ताकत होती है कि वो हमें अपने आप से बड़ा बना सकती है। मैं जो कुछ अपने काम में समझ सका हूँ वो दूसरे लोगों की उदारता से समझा है मैंने। न जाने कितने लोगों ने मेरे साथ बहुत उदारता से व्यवहार किया है। सही। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उन्होंने साथ बैठा के चीज़ें समझाई हैं, मुझे घुमाया है, अपना समय दिया है, अपने साधन दिए हैं, उससे मुझे समझ में आया है। अगर कोई मुझसे कुछ समझना चाहता है, मैं उनसे कहूँ कि इसका तुम मुझे कितना पैसा दोगे, तो ये मेरी कृतज्ञता होगी। क्योंकि जिन लोगों ने बिना मुझसे कुछ मांगे मुझे इतना कुछ दिया, अगर मैं उनकी बात 4 लोगों के सामने कर रहा हूँ तो इसमें इतनी क्या ऐंठ मेरी कि मैं मेरा कॉपीराइट होगा, मेरा मतलब कोई सामाजिक व्यक्ति को ये करना शोभा नहीं देता। हाँ, सुकरात ने यही कहा था, ज्ञान पाने का सबसे बढ़िया साधन यही है जो आपने भी कहा कि अगर कोई विद्वान मिले तो उसे बैठा लो, चाय पिलाओ, पानी, उसने कहा कॉफ़ी पिलाओ, सब पिलाओ, बैठाओ, और वो जो दे रहा है तो उसके बदले उसे कुछ नहीं दे सकते हो, बस उसका समय तुमने ले लिया, तुमने सब कुछ ले लिया। मैंने तो ले लिया। इस मामले में प्राचीन यूनान में सुकरात से भी ज़्यादा मज़ेदार एक और दार्शनिक थे जिनका नाम एपिक्यूरस था। हाँ। और उनके नाम पे आजकल एक विशेषण चलता है, एपिक्यूरियनिज्म। अच्छा, ऐसा चलता है, ये नहीं पता। जिसका अर्थ बदल गया है। अच्छा। एपिक्यूरियनिज्म लोग ये मानते हैं कि बहुत अपने सुख के लिए जीना, अच्छा। खाना पीना, ऐश करना, अय्याशी करना। अच्छा। एपिक्यूरस ये नहीं कहता था। एपिक्यूरस का कहना था कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद मित्रों के साथ बातचीत है, वो सबसे बड़ा रस है। और शायद उसी समय में हमारे यहाँ एक पूरा शास्त्रीय दर्शन था जिसका नाम था अज्ञान। क्या था? हमारे यहाँ जो नास्तिक परंपरा रही है उसके जो 5 बड़े दर्शन हमको आज पता हैं। न जाने कितने रहे होंगे, बहुत रहे होंगे। हाँ, वर्जन हमें तो, पता नहीं हाँ, है। जो अब तक हमें जो पहुंचे। जिन 5 का पता है उसमें जैन हैं, बौद्ध हैं, आजीवक हैं, चारवाक हैं और अज्ञान है। मतलब अज्ञान का पूरा हमारे यहाँ व्यवस्थित दर्शन था। मैंने अभी सुना 5वां, 4 तो मुझे पता थे। हाँ। तो ये मतलब ऐसे मेरा ख्याल है, मतलब ज्ञान की अनुपस्थिति अज्ञान नहीं है। हाँ, ये भुलावा अज्ञान है कि हम ज्ञानी हैं। हाँ। सुकरात ने कहा है हाँ, कि मुरारी बापू बहुत सुंदर कथा करते हैं। हाँ। तो मुरारी बापू एक बार ग्रीस में कथा कर रहे थे। अच्छा। तो वो जहाँ बात करते हैं वहाँ के लोगों के परिवेश के हिसाब से करते हैं, जो सामाजिक तरीका है। सामाजिक बातचीत ऐसे ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे नितिन से आगे बात करूँ और मैं ये अपेक्षा करूँ कि नितिन कोई और हो, ये गलत है। तो वो बात बात में सुकरात का नाम लेने लगे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं सुकरात को ले लेता हूँ, सुकृत कर देता हूँ। वाह वाह वाह। तो इतनी सुंदर चीज़ है। देखिए, मनुष्य का ज्ञान जो भी है दुनिया भर का, वो सभी मनुष्यों का है, उसमें किसी की बपौती नहीं है। जो भी हम जानते हैं वो अपने से पहले आए हुए लोगों की वजह से जानते हैं, और हमारे बाद जो लोग आएंगे वो जो जानेंगे वो हमसे जानेंगे। अगर हम इतने कृतज्ञ हो गए कि हम मान लें कि हम ही सारे ज्ञान का स्रोत हैं और हम ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं, तो हम अपने बाद आने वालों को अपने मलमूत्र के अलावा कुछ देंगे नहीं। मलमूत्र भी नहीं दे रहे अब तो। हाँ, मतलब वो भी खराब रूप में देंगे। हाँ, उसको खाद बना के नहीं देंगे। खाद बना कर नहीं देंगे। एक आखिरी प्रश्न जो आजकल छाया हुआ है और जिसकी मैंने चर्चा भूमिका में थोड़ी सी की, आपको उस पर काम है इसलिए पूछ रहा हूँ। हालांकि आपने पहले ही कहा मुझसे रिकॉर्डिंग के पहले कि जटिल तो है, क्लाइमेट चेंज पर हल्ला बहुत है। मतलब आपको लगता है हमारे रंग ढंग देखकर, मतलब मैं निराशावादी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिकल, हम बचेंगे इस खतरे से जिसे कुछ लोग खतरा मानने को तैयार नहीं है? ये हम जानते नहीं हैं, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो हमने नहीं किया, और उसको नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रवाद। यानी हम अपनी जो कब्र खोद रहे हैं उसका जो फावड़ा है वो राष्ट्रवाद का है। पिछले 30 साल से दुनिया के सभी देश नेशनल इंटरेस्ट्स हर साल इसी समय मिलते हैं
और ये बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या करना है और किसे करना है। तो इस तरह की बैठकें मैंने 2 कवर की हैं एक पत्रकार के नाते, और मैंने ये पाया है कि इनमें बहुत लंबे लंबे भाषण होते हैं, नीति के उपदेश होते हैं, बहुत हृदय विदारक बातें की जाती हैं कि ये पृथ्वी हमारी संयुक्त विरासत है और इसको बचाने के लिए हमको सब करना है, लेकिन इसके लिए जो करना है वो आप कीजिए क्योंकि हम तो विकास करेंगे। वही अभी जिसकी चर्चा थी। तो इसका अब मैं ये पाता हूँ कि जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा जटिल विषय कुल मनुष्य इतिहास में आज तक कोई दूसरा नहीं रहा है और कोई दूसरा आएगा भी नहीं। आप तो अक्सर पूछ लेते हैं ना वो कि अच्छा ये बताओ होता क्या क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, हम बता भी नहीं सकते। तो मैंने ये शुरू इसलिए किया क्योंकि मैंने पाया कि मुझे ऐसे इन्वायरमेंट साइंस पढ़ाने वाले कॉलेज के प्रोफेसर मिले हैं जिन्हें पता नहीं है क्लाइमेट चेंज क्या होता है। हाँ, वो लक्षण बताने लगते हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली क्या नहीं पता। तो मैंने ये नियम शुरू किया था कि मैं लोगों से पूछता था कि अच्छा बताओ क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योंकि मुझे अचरज होता था। बहुत मतलब सदिच्छा रखने वाले लोग मुझसे आगे पूछते थे कि आप बताइए कि क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए हम क्या करें। वो बिल्कुल ऐसा ही होता था कि कौन सी पुड़िया का चूर्ण खाएं तो ठीक हो जाए। तो इसीलिए मैंने पूछना शुरू किया, अच्छा क्या लगता है आपको क्लाइमेट चेंज क्या है। और मैंने पाया हर कोई इतने सालों में 2 लोगों ने इसका आज तक ठीक जवाब दिया है मुझे। उनमें से एक सोनीपत के एक आर्किटेक्चर कॉलेज का छात्र था जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया और उसको बिल्कुल ठीक से पता था एक एक बात। और एक और व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने कुछ ये ठीक से बता दिया था, बाकी कोई नहीं बता पाता। इतनी बड़ी समस्या, 200 देश बैठते हैं सिर जोड़ के और हमें वो इतना समझा पाया अभी तक कि हमें पता भी नहीं है कि होता क्या है। गाज सबसे बुरी जिन 4 देशों में पड़ेगी उनके नाम हैं चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत। क्योंकि इनका घनी आबादी का इलाका वहाँ पड़ता है जहाँ जलवायु परिवर्तन की मार सबसे बुरी पड़ेगी। अब जलवायु परिवर्तन क्या है, अच्छा तुम बताओ क्या है। मैं तो पहले ही फेल हूँ। बताओ, थोड़ा जोखिम उठाओ, गलत हो गए तो अभी तो लक्षण ही बताऊंगा मैं भी। बताओ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन क्या है कि ये तो इसमें ही है, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है। आमतौर पर हम इसे ऐसा समझते हैं, हाँ आमतौर पर हम इसे ऐसे समझ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उसके चलते धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी बढ़ रहा है समुद्र में। बिल्कुल ठीक। और हमारी जो ज़मीन है रहने लायक या फसल करने लायक वो भी डूबती जा रही है। ये ठीक कहा सब कुछ, ये क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आ रही है? यही सब जो हमारी चारों तरफ जो हमने भट्टियाँ लगा रखी हैं बड़ी बड़ी, या हम जो छोटे छोटे प्रदूषण भी करते हैं। 2 कारण हैं, कोयला, पेट्रोलियम। हाँ, ये जो आप कहते हैं जीवाश्म वाले ईंधन जो बस। और औद्योगिक क्रांति इन्हीं दोनों पे आधारित है। हाँ, हम जिसे आधुनिकता कहते हैं। हाँ, जो तमगा हमने पहन रखा है किताब में, इतना बड़े चैप्टर है उसके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो कोयला और पेट्रोलियम है। हमने ये सब बहुत सुना है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्यों हुई। हाँ, यहाँ क्यों नहीं हुई? सब तरह के, मतलब क्योंकि राष्ट्रवाद की ऐंठ तो हर किसी को रहती है ना, तो लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस समय इंग्लैंड के मिडलैंड्स में जितना ज़मीन के पास कोयला मिल जाता था उतना दुनिया में कहीं नहीं था। जहाँ कोयला था वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई। सीधी सी बात है। अब जिन्होंने ज़्यादा औद्योगिक विकास किया है उन्होंने उतना ज़्यादा कोयला जलाया है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है बताओ? आज तो मेरी परीक्षा है। अरे जोखिम उठाओ, कोई बात। अब मैं भूल गया हूँ ना, हम लोगों ने पर्चे दिए थे, एक रात पहले रट के जाता था ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये तापमान बढ़ा देती हैं। वो उस तरह की परिभाषाएं दूसरों को डराने के काम आती हैं। समझ जो है हमारी आधी अधूरी ही होती है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। जवाब लिखने के लिए हम रटते हैं उसको। अब जो लोग सुन रहे हैं हो सकता है वो हंसें तुम पे, हो सकता है मुझ पे हंसें। अगर अपने लोग हैं तो उनकी हंसी भी सुन लेंगे हम, क्या जाता है, अपने लोग हैं, सब तो अपने। अगर वो मजाक उड़ाएंगे तो हम सुन लेंगे, क्या उसमें हमारी क्या इज्जत डाउन हो जाएगी जो कहा जाता है? नहीं होगी। तो बताओ क्या है ग्रीन हाउस गैस, तुम्हारी समझ क्या है? हाँ,
मेरी जो समझ है इसमें ये है कि जो हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, इनफैक्ट जो ये फैक्ट्रीज़ हैं या जो हम एसी के थ्रू भी होता हो चाहे हमारे वाहनों के थ्रू भी, तो जो ऐसी गैसेस हैं जो पर्यावरण में ऑक्सीजन में भारी कमी ला रही हैं। ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं आई है, नहीं आई है। ऑक्सीजन तो बढ़ ही रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो मिलजुल कर तापमान इतना बढ़ा रही हों, मतलब धरती का जो एक अपेक्षित तापमान होना चाहिए यदि वो बढ़ रहा है, वो इतना बढ़ा देती हैं कि उससे ग्लेशियर का पिघलना या जो पहाड़ हैं जहाँ बर्फ़ थे उनका पिघलना लगातार बढ़ रहा है। वो एक संतुलन बिगड़ गया है जो पिछले कई सालों में ठीक ठाक रहा होगा। तुम चाहो तो मैं इसको खोल सकता हूँ, चाहो तो मैं समेट सकता हूँ। मैं समेटूंगा तो 2 मिनट में समेट दूंगा। नहीं से समेटूं? इम्पोर्टेंट है, विस्तार दीजिए थोड़ा सा। तो पहले समेट लेते हैं, चलिए, फिर देखते हैं, तुम्हारा मन करे तो विस्तार दिया जाएगा। ठीक है। हम लोग सौरमंडल का हिस्सा है। हाँ। हमारी लगभग सारी ऊर्जा सूर्य से आती है। जितनी कुल बिजली मनुष्य की जात साल भर में इस्तेमाल करती है, उससे ज़्यादा ऊर्जा सूरज एक दिन में पटक देता है। और वो गर्मी इतनी है कि वो अगर हमारे ग्रह से बाहर ना जाए तो हमें जला देगी। सूरज का तेज इतना है। तो होता क्या है कि एक तरफ से सूरज की गर्मी आती है, 12 घंटे बाद वो हिस्सा घूम के दूसरी तरफ देखता है, तो सूरज से गर्मी प्रकाश के रूप में आती है हम तक। हाँ। लेकिन वो अंतरिक्ष में जाती है एक अदृश्य विकिरण से, जिसको इंफ्रारेड लाइट कहा जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। वो दिखता नहीं हमको। अब अगर सारी गर्मी जो सूरज से आ रही है वो अंतरिक्ष में चली जाए तो हमारे ग्रह का औसत तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे चला जाएगा। अगर सारी चली जाए? हाँ। और सब कुछ जम जाएगा। आज तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। औसत तापमान। तो यानी उसका एक हिस्सा बच जाता है, जिसकी वजह से हम बच गए। अच्छा है, कुछ रह गई, कुछ चली गई। तो ये एक बारीक संतुलन है। सूरज की ज़्यादा गर्मी रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ रुकनी चाहिए। अब हमारे ग्रह के कुल इतिहास में 4.5 अरब साल का इतिहास है। उसमें 85% समय हवा में ऐसी गैस की मात्रा ज़्यादा थी जो सूरज की गर्मी रोक लेती है। अच्छा। तो 85% समय पृथ्वी ग्रीन हाउस कंडीशंस में रही है और 15% समय आइस हाउस कंडीशंस रही हैं, जब ग्रीन हाउस गैसेस इतनी कम हो गई थी कि बर्फ़ जम गई, वो -18 वाला। और हम लोग स्तनपायी जीव हैं। स्तनपायी जीव आइस हाउस अर्थ में ही बन के तैयार हुए। तो हम उस 15% हिस्से में तैयार हुए। उसका एक हिस्सा है। और अब हम ग्रह को उस ओर लेके जा रहे हैं जो डायनासोर्स के लायक थी। वाह। क्योंकि सरीसृपों में अपना खून गर्म रखने की ताकत नहीं होती, वो ठंड में नहीं रह सकते। जाड़े में हमारी दीवार पे छिपकली डराएं तो भी हिल नहीं पाती, क्योंकि उसमें ऊर्जा ही नहीं बचती। उनको सूरज की गर्मी चाहिए। अब ये गर्मी का जो हिसाब किताब है, ये तय कैसे होता है? ये ज़मीन से नहीं तय होता, ये समुद्र से तय नहीं होता, ये वायुमंडल से तय होता है। वायुमंडल में कौन सी गैसेस हैं ज़्यादा? स्कूल की पढ़ाई थोड़ी याद कर लो। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। कितनी? 72-73% तो 78% नाइट्रोजन है। किस रूप में है? नाइट्रोजन N2। हाँ, N2 फॉर्मूला। अच्छा। 2 एटम नाइट्रोजन के 3 टाइट ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और वो इतना पक्का बंधन है उनका कि उसको तोड़ना बड़ा कठिन है। और इसको तोड़ने का जो आविष्कार था वो पिछले 100-150 साल का सबसे बड़ा आविष्कार है, जिससे आज दुनिया की आधी आबादी पैदा हुई है। जो बनावटी नाइट्रोजन फिक्स करने का तरीका था, जो जल थल मल में खाद्य सुरक्षा की थल सेना में, जिसकी कहानी तुम्हें मिल जाएगी। फ्रिट्ज हाबर नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, और उनकी कहानी राष्ट्रवाद की त्रासदी बहुत अच्छी बताती है। तो नाइट्रोजन पे जब N2 पे
इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, मतलब उसमें खिंचाव अगर आए भी तो दो एटम थोड़े से में कसमसाएंगे, टूटेंगे नहीं, वो हिलते भी नहीं है ज़्यादा। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। क्या रूप है? O2 जो है। फिर दो एटम आ गए, 2 एटम है। इनका भी कोई इंफ्रारेड रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशन इनके बीच से होता हुआ निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 99% हो गया। 0.96% CO2 आर्गॉन नाम की गैस है। अच्छा, और आर्गॉन नोबल गैस है, मोनोएटॉमिक है, उसका एक ही एटम होता है, बस वो किसी से प्रतिक्रिया ही नहीं करती। वो इस तरह के लोग होते हैं ना जो किसी से बात नहीं बस करते, अपना ठीक है, चुपचाप अपना बैठे रहते हैं, जैसे अपना ये भाई है अमृत रज्जी। हाँ, इसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा देख रहा होगा कि ये कुछ सामने उसके तमाशा कर रहा है, बंदर नाच चल रहा है, चलने दो। तो आर्गॉन ऐसी गैस है। 99.96% हमारे वायुमंडल में ऐसी गैस हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। वो काम सारा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में ये विलक्षण गुण है, इसीलिए सारा जीवन कार्बन पे आधारित है कि वो लंबी कड़ियाँ बना सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, फिर है ना, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, अलग ही शाखा, क्योंकि कार्बन का स्वरूप ही अलग है। कार्बन बहुत सी चीज़ों के साथ प्रतिक्रिया करता है लेकिन स्थिर भी हो जाता है। रसायन शास्त्र में 2 अवस्थाएं होती हैं, या तो स्थिर या प्रतिक्रियाशील। ऑक्सीजन बहुत प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए हमको जमीन कुछ भी खोदते हैं तो ऑक्साइड मिलता है, क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके स्टेबल हो चुका है। स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन स्टेबल है, ऑक्सीजन रिएक्टिव है। कार्बन रिएक्टिव भी है और स्टेबल और स्थिर भी हो जाता है, इसीलिए वो लंबी कड़ियां बना लेती है। अब CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, लंबी कड़ी है। इस पे जब इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ता है तो उसके कण नाचने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और उनके कांपने से इंफ्रारेड रेडिएशन का एक हिस्सा पलट के वापस आ जाता है। तो जब जब पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रही है तब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा है, और जब कम हुई है तो घटा है। और जब पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं पृथ्वी पर तो वो हवा से कार्बन निकाल लेते हैं। तो ऐसा कई बार पृथ्वी के इतिहास में हो चुका है, जब वनस्पति बढ़े हैं और उनकी वजह से आइस एज आ गई है। वाह। और जब वनस्पति कम होते हैं तो हवा में कार्बन बढ़ने लग जाता है और फिर गर्म हो जाता है। प्रकृति में ये सब होता रहता है। अभी जो बढ़ा है वो हमारे जंगल जलाने से बढ़ा है। कौन से जंगल? वो जंगल जो लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब के कोयला और पेट्रोलियम बन गए। उनकी लाशें, वो कार्बन है। अब वो कार्बन हम खोद के बाहर निकाल रहे हैं और जला रहे हैं, तो हवा में जा रहा है। तो अगर किसी को हमारी दुनिया की ऐसी की तैसी करनी होती, हाँ, वो बिल्कुल क्या वो क्राइम मास्टर गोगो वगैरह कुछ था, उसकी तरह कहे कि मुझे दुनिया की खाट खड़ी करनी है, तो क्या करना है? कहे जंगल जला दो सब, हवा में कार्बन बढ़ जाएगी। वाह, बस काम है ना। अब हम सब अपने अपने क्राइम मास्टर गोगो बन गए, और अब हम ढूंढ रहे हैं ना जो, और क्राइम मास्टर गोगो कहाँ है, हम ही हैं। और क्राइम मास्टर गोगो का एक ही काम है, और वो है विकास। इसे डिकोड नहीं करूंगा मैं। पहले हमने डिकोड किया और आखिर में कोड दिया। तो ये जलवायु परिवर्तन की कहानी है। और सभी जगह पे, हर देश की राजनीति में देखिए, वोट कौन डालता है? नदियां तो वोट नहीं डालती, वायुमंडल वोट डालने नहीं आता, हिमालय वोट नहीं डालते। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को, लोगों को वादा करना पड़ता है कि वो और अच्छा कर देंगे। और अच्छा करने का तरीका क्या है? आपको और मोटर गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और कोयला निकाल के, और पेट्रोलियम निकाल के जलाएंगे, उससे विकास होगा। नदियों को और निचोड़ के उनका पानी निकाल के आपके घर में ला के देंगे।
तो ये जो विकास का सम्मोहन है, इसने एक तो हमको कृतघ्न बना दिया है और दूसरा अपनी कब्र खोदने का बहुत बड़ा औजार हमको दे दिया। देखिए, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, इतना कुछ पता चला, फिर जब पता चलता है ना तो बड़ी मुसीबत है। जब तक पता नहीं चलता है तब तक बड़ा सुकून है। ये सभी परंपराओं में रहा है कि जो भी विधाएं बड़े परिवेश में ज्ञान की बात करती हैं, वो त्रासदी की बात करती हैं। महाभारत के अंत में सभी मारे जाते हैं। राम कथा के अंत में राम सरयू में प्रवाहित समाधि ले लेते हैं। सीता धरती की जहाँ से आई थी वहीं चली गई। क्योंकि बड़े दृश्य में जब हम चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत सुविधाजनक नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, मैं ये पाता हूँ बहुत बड़ी गलती होती है, लोग आके कहते हैं कि देखिए गर्मी कितनी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ये बुनियादी गलती है। जलवायु और मौसम ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मौसम वो है जो हमारी इंद्रियों को समझ में आता है। गर्मी पड़ती है तो हमें चमड़ी पे पता लगता है, बारिश होती है तो बाल गीले हो जाते हैं। हाँ, ये तो है मौसम। बादल गरजते हैं तो हमें सुनाई पड़ता है, बिजली कौंधती है तो हमारी आँख को दिखता है, पानी की बूंदें मिट्टी पे गिरती हैं तो वो जो ऐसी सौंधी, जो बैक्टीरिया से जो निकलने वाली गंध होती है, सौंधी सौंधी गंध, वो हमको सूंघने में आती है, अच्छी लगती है। ये सब मौसम है, ये जलवायु नहीं है। जलवायु मतलब पृथ्वी के सभी सजीव और निर्जीव तत्वों के संबंधों की औसत। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे शरीर का औसत तापमान क्या है तो तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर हाथ में कोई गर्म चीज़ आए तो तुम बता दोगे ये तो गर्म हो गया, हाथ जल गया। या पाँव अगर बर्फ़ में डाल दें तो ठंडक तुम्हें पता लग जाएगी, लेकिन तुम अपने शरीर का औसत तापमान नहीं बता पाओगे। और शरीर का तापमान भी अलग होगा। सिर का तापमान अलग होता है, हाथ का अलग होता है, पेट का अलग होता है। तो शरीर का जो औसत तापमान है वो शरीर की जलवायु बताता है, लेकिन वो हमको पता नहीं होता, वो नापने से पता लगता है। जलवायु हमें दिखती नहीं है, उसका बोध नहीं हो सकता हमें, वो हमारे इंद्रिय बोध से परे है। और इसको बताने का एक सुंदर रूपक मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। मौसम यानी विग्रह, यानी मूर्त है, उसको हम पूज सकते हैं। वो हमारा मंदिर भी हो सकता है, या जिसकी जैसी आस्था हो, किसी को गिरजा पसंद हो, मस्जिद पसंद, जैसा रखना है। लेकिन जलवायु मतलब निराकार, निराकार, वो आपके इंद्रिय बोध के परे है, वो आपको दिखता नहीं है। और जलवायु परिवर्तन की समझ हमें ऐसे रात में नहीं आई है। इसका शुरुआती काम 1823 में फ्रांस के एक गणितज्ञ ने शुरू किया था, जिसका नाम था जेम्स फूरियर। और फूरियर के नाम से गणित, जो लोग सुनने वालों में भी जो गणित जानते हैं वो जानते होंगे, फूरियर के नाम से गणित की कई बड़ी चीज़ें चलती हैं। फूरियर का काम थर्मोडायनामिक्स में था कि गर्मी हवा में और फ्लूइड्स में कैसे, तापमान कैसे बदलता है। 200 साल में न जाने कितने वैज्ञानिकों के जीवन भर की साधना से धीरे 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 हमें समझ में आया है कि जलवायु क्या है और जलवायु परिवर्तन क्या है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कल रात समझ में आ गई है। अंत में जाके 80 के दशक में, 70 के दशक में इसका विज्ञान साफ हो गया था। 80 के दशक में पता लग गया था कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। तो जब इसमें एक प्रसिद्ध गवाही नासा के एक वैज्ञानिक थे, जेम्स हैंसन, उन्होंने अमेरिका की संसद के सामने 1988 में गवाही दी और अचानक पूरी दुनिया में चिंता बढ़ी कि ये क्या हो रहा है। उस साल अमेरिका में चुनाव थे। दोनों जो मुख्य पार्टी के प्रतिद्वंदी थे चुनाव के, उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक कर देंगे। और उनमें जॉर्ज बुश थे जो जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, ठीक कर देंगे। हाँ। तो उन्होंने तो अपने चुनाव अभियान में ये कहा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करने वालों को व्हाइट हाउस इफेक्ट नहीं पता। यानी मैं जब व्हाइट हाउस में आऊँगा तो मैं पूरी दुनिया, और उन्होंने कहा कि मैं सारी दुनिया के नेताओं को इकट्ठा करूँगा और इसको हम ठीक कर देंगे।
एक बार वो बढ़िया राष्ट्रपति, जुमला बोलने में कितना अच्छा लगा, ग्रीन हाउस वालों को व्हाइट हाउस का नहीं पता। तो जैसे राष्ट्रपति बने तो उनको पता लगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ उसके बाद पता चला। मतलब कोयला और पेट्रोलियम कम करना। तो उसके बाद से उन्होंने एकदम, और अमेरिका है ही क्या इसके अलावा। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने सारे वैज्ञानिकों की ज़बान पे लगाम लगानी शुरू की। और जब 1992 में, जिस साल वो चुनाव हारे, उसके पहले जब वो रियो के शिखर सम्मेलन में पहुंचे, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे, आई एम नॉट हियर टू नेगोशिएट द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। साफ कहा उन्होंने। मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने अपने आप को बाकी पृथ्वी से अलग घोषित कर लिया। अलग कर लिया भाई, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ अलग है। अब बताओ आगे क्या। इंशा जी ये लोग कहाँ और मीर का रंग कलाम कहाँ। तो ये, और सारे देश कहीं ना कहीं उस समय भारत की दुनिया में जैसी नैतिक साख थी, किसी दूसरे देश की नहीं थी। रियो में जो समझौते हुए उनमें भारत की अहम भूमिका थी और दुनिया के सारे गरीब देश भारत के पीछे खड़े थे। हम लोगों ने, हमारी एक के बाद एक सरकारों ने ऐसी गत बनाई है कि आज कोई हमको सुनने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? और हमको भी आज अपराधियों के कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ, पर ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो उसी स्टैंड पर आज भी हैं। क्योंकि हमने मौका परस्ती का सहारा लिया बजाय ठीक काम करने के। राजनीति में मौका परस्ती बहुत महत्व रखती है, उतना ही महत्व जितना आदर्शवाद रखता है। सामने बात आदर्शवाद की करनी होती है, पीछे मौका परस्ती करनी पड़ती है। राजनीति ऐसे ही चलती है, इसमें कोई दल बचा हुआ नहीं है। सब दलों का ये एक संयुक्त दलदल है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन पे 30 साल में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, हम दुनिया में जो कहते थे वही आज भी कहते हैं। हम तो ये कहते हैं विकासशील है, हम तो जलाएंगे, आप रोक लो। और वो पैसे वैसे की भी डील हुई थी कुछ, जो अब तक आया नहीं। कुछ नहीं, वो कह रहे हैं हम लोन तो दे देंगे, आपको अनुदान नहीं वो देंगे। आएगा भी नहीं, वो कभी नहीं आएगा। अमीर देश कभी नहीं, ना वो टेक्नोलॉजी देंगे और ना पैसा देंगे। तो फिर ये बस औपचारिकता इसका है। तरीका यही रहता कि भारत अपनी नैतिक ताकत पे खड़ा रहता तो सारे गरीब देश साथ रहते, तो वो अमीर देशों की नाक में नकेल डाल सकते थे। हम क्या करते? लेकिन उसके लिए हम बंद करते सब कल कारखाने। उसके लिए हमें ये पाप के विकास को छोड़ना पड़ता। वही बात है ना। और हमें पाप के विकास से बहुत प्यार है। उसका सम्मोहन हमारे भीतर बहुत गहरा बैठा हुआ है। अब क्या करें, सड़क और ये बिजली, हम ये भूल जाते हैं, यही मानक बचे विकास के। सड़कें साम्राज्य लोगों को लूटने के लिए बनाते थे। अंग्रेज रेल इसलिए भारत नहीं लाए थे कि हमें सुविधा देनी थी उन्हें, उनको रसद यहाँ से बाहर निकालनी थी। सही बात है ना। तो सुविधा के चक्कर में अपनी आत्मा बेचना, ये मौका परस्ती जो मनुष्य स्वभाव में है, उसका परिष्कार करके राजनीति बनती है। लेकिन अब देखिए, अब जब इतनी बात हो ही गई तो डेविल्स एडवोकेट हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा। अब ये सारी बातें कितनी नैतिक हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ, हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है पर बात तो ये है ना कि अब मैं आपसे कहूँ कि तो क्या करें, चलें गाँव की ओर, तो आप कहेंगे नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ भाई, बैलेंस रखें। अब वो जो बैलेंस है, वो जो लाइन है, वो हम में से कौन तय करेगा? ना देश में से कुछ तय हो रहा कि कोई देश तय करेगा, ना कोई पार्टी और ना कोई व्यक्ति। हम कहाँ बैठे आपस में सिर जोड़कर और कहाँ कैसे कुछ निकले? इसका बहुत आसान सा तरीका है। हमने एक बहुत व्यवस्थित और जटिल झूठ बना लिया है जो विकास पे आधारित है, जो हमको ये बताता है कि जब तक मैं और ना खा लूँ तब तक मुझे चैन नहीं होगा, मुझे और चाहिए, और कपड़े चाहिए, और गाड़ियाँ चाहिए, और ये चाहिए और वो चाहिए। और जिन लोगों के पास बहुत साधन हो वो सुखी नहीं दिखते। मैं ऐसे कितने लोगों को नहीं जानता। आपको दुनिया का सारा सर्वश्रेष्ठ भोजन देके एक कमरे में बंद कर दूं, कितनी देर खा लोगे? और 4 अच्छे दोस्तों के साथ बैठ के सूखी रोटी भी खाएं तो उसका आनंद अलग है। कुल मिला के विकास ने हमको ये झांसा दिया है कि हम अकेले बैठ के खाएं तो ही हम सुखी रहेंगे, और ये झूठ है। हमें सुख दूसरों से मिलता है। हम दूसरों की प्रशंसा के भूखे रहते हैं, दूसरों के प्यार के भूखे रहते हैं। और विकास हमको ये कहता है कि नहीं, एक नई शर्ट आ गई, खुश रहो।
तुम ले लो, सबसे पहले ले लो। और ये मानसिक रोगों का स्रोत सबसे बड़ा ये है। इस पे बहुत सारा शोध है दुनिया में कि जिन समाजों में साथ बैठ के खाना पीना उत्सव मनाना चला जाता है, वहाँ डिप्रेशन एपिडेमिक रूप में आता है। चाहे उनकी कितनी अमीरी हो, 25 गाड़ी हो। अमेरिका में जितनी मोटर गाड़ियाँ और जितना विकास है, उतनी प्रोजैक भी चलती है। घर घर में डिप्रेशन की दवाई चलती। हमारे यहाँ नहीं चलती। आदिवासी तो नहीं करते, वो फिर भी खुश हैं। अब देखो विकास की पराकाष्ठा क्या है, खूब पैसा ऐसा कमा लोगे फिर क्या करोगे? पार्टी करने, घूमने फिरने यूरोप जाओगे। यूरोप में कहाँ जाओगे? सबसे बड़ा पार्टी का सेंटर जो है, जहाँ से सबसे बड़े डीजेस निकलते हैं, वो इबित्सा नाम का एक द्वीप है। गाना आना सुना होगा, वी आर गोइंग टू इबित्सा। मैं वही कह रहा हूँ, गाना भी तो है। हाँ, अब इबित्सा में क्या होता है? बढ़िया खाना पीना है, नाचना गाना है। वो हमारे आदिवासी गांव में भी कर रहे हैं। अकेले तो साथ मिलके खाना पीना करते हैं, नाचना तो साथ में ही पड़ेगा। नाचते हैं, आनंद करते हैं, घर जाके सो जाते हैं, खुश हैं। और हमारा कहना है वो विकसित नहीं है। जब तक वो इबित्सा नहीं जाएंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। हो। लंबे रास्ते से इबित्सा जाओ तो तुम विकसित हो। और घर में बैठ के आनंद कर रहे हो, प्रियजनों के साथ उत्सव मना रहे हो, तो तुम कुएं के मेंढक हो। त्योहार मना रहे हो, घर परिवार में नुकसान होता है भाई, किसी की मृत्यु हो जाती है, दुख होता है, हर परिवार में होता है। साथ मिलजुल के लोग सुख दुख निभाते हैं, वो जीवन का आधार है। हम सामाजिक जीव हैं, हम बिल्लियों के जैसे नहीं हैं जो अकेले रह सकते हैं, हम कुत्तों के जैसे हैं, है ना। विकास हमको बिल्ली बनाना चाहता है। क्या कहूँ सोपान जी, सिवाय इसके कि अंत तो नहीं है ये। क्या पता एक पड़ाव ही हो कि ये जो बातें हुई, और जैसा हम शुरू में कह रहे थे कि हम नहीं चाहते मैं बहुत लोग सुने, मतलब चाहते तो हैं सुने, ना भी सुने तो 4 भी यदि सुन लें और सीरियसली ले लें। जो आपने, मेरा ख्याल एक बार एक जगह कहा भी था कि किसी को मैंने अपना कुछ लिखा हुआ भेजा, उसने कहा मैं इसे और जगह भेजता हूँ, तो मैंने कहा और जगह मत भेजो, पहले तुम पढ़ लो, समझ लो, खुद को समय दो, फिर देखेंगे और जगह भेजने की बात। तो शायद इस पॉडकास्ट के लिए मैं भी यही कहूँगा कि आप इसे फैलाने की जल्दी में ना रहें, पहले इत्मीनान से खुद सुनिए। और ये बात मैं शुरुआत में कहूँगा कि पहले से खुद इत्मीनान से सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, कोई एक बात नहीं हुई, इसमें बहुत सारी बातें हुई। आप आए, बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि आपके साथ इस तरह की बातचीत हो, और मेरा मन है कि हम कई बार बैठें। फिर आपका है पता नहीं, मुझे मेरा बहुत है। हम लोग खेल कूद की बात करेंगे ऐसे ही। हाँ, क्योंकि खेल कूद पे मैं आपको आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो साधारणतया सामने नहीं आई होंगी। मैं खेल कूद का पत्रकार भी रहा हूँ। हाँ। तो और मुझे रस भी बहुत आता है, लेकिन उसकी समस्याएं भी मुझे पता है। तो क्योंकि मेरा अध्ययन रहा है, कुछ देखने सुनने में आया है, तो कभी वो भी करेंगे ज़रूर। तो अंत में यही, इस पॉडकास्ट के अंत में, कि जल थल मल ज़रूर पढ़िए और सहेज कर रखने लायक किताब है। सोपान जोशी ने लिखी है, सोमेश कुमार का चित्रांकन है। चित्रांकन उतना ही खूबसूरत है जितना सोपान जी का लिखा हुआ। बहुत सरल भाषा में है, जितनी सरल भाषा में इन्होंने कहा उससे ज़्यादा सरल भाषा में लिखा हुआ है। और मुझे सचमुच इस किताब को पाकर जितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता हूँ। आपने सुना इसकी कितनी तारीफ़ हुई, है ना। हमारा जो कैमरा संभाल रहे हैं, आपका नाम क्या है मैं तो भूल गया, रोशन। तो हमारा कैमरा जो संभाल रहे हैं रोशन भाई, उन्होंने भी किताब देखते ही देखी कैसा आकर्षण दिखाया। मतलब सचमुच इसी तरह सहेजने लायक ज्ञान है, पढ़ना चाहिए और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई सच में सोपान जी कि आप आए, आपने समय दिया। मुझे भी यहाँ आके खूब अच्छा लगा, आप तीनों लोगों से मिलना अच्छा लगा, और आगे भी मिलेंगे। कोई कार्यक्रम के लिए ही मिले, ज़रूरी नहीं। ज़रूर, पक्का मिलेंगे। और अगर और इस तरह की बातचीत करनी होगी तो कभी और कोई प्रयोजन ढूंढ लेंगे। तो पढ़ाकू नितिन के इस पॉडकास्ट के अंत में बस यही एक बार और अंत, मतलब कई बार अंत बोल चुका हूँ, लेकिन फिर यही कहूँगा कि भाई शायद ये इस मतलब 70 के करीब एपिसोड हो गया, ये पहला एपिसोड रहा होगा जिसने मेरे मन में उथल पुथल मचाई,
और मेरी जिज्ञासाओं का शमन कम हुआ, बल्कि सवाल और उठ खड़े हुए हैं। अब मेरा मन ये है कि जब मैं थोड़ी सी भी फुर्सत पाऊँ, अगली फुर्सत जब भी होगी, तो जो सूत्र यहाँ से मिले और जो सूत्र इस पॉडकास्ट से मिले, मैं ज़रा उन पर आगे बढ़ूँ। और जैसा सोपान जी ने कहा, धैर्य के साथ बढ़ें। धैर्य बड़ी पूंजी है, संभाल कर रखना चाहिए धैर्य को, धैर्य नहीं खोना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन ठाकुर के साथ थे आप, सोपान जोशी को सुन रहे थे आप, और पढ़ाकू नितिन हमारे शो का नाम है। तो अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।